होस्ट नवीन जौहर एंड वेलकम टू गोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स। आप सब ने इतना बिलीव किया और ये क्लासेस आपने ज्वाइन कर रहे हैं और अब हम डे 1 की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज के सेशन में मैं आपसे डिस्कस करूँगा, पहले तो एक कॉम्प्रीहेंसिवली एक आइडिया दूंगा इकोनॉमिक्स क्या है, कैसे वो सिस्टम वर्क करता है। यानी कि मैं आपसे फोकस करूँगा बात पे कि आपका जो माइंड है, देखिए हम डेफिनेटली पेपर क्वालिफाई करने के ऊपर फोकस करेंगे, लेकिन पहला लेक्चर इतना इम्पोर्टेंट होता है कि वो आपको ना सिर्फ प्रीलिम्स बल्कि जो आप पढ़ने जा रहे हो उसके बारे में भी आपको अंडरस्टैंडिंग देगा वो आपको, राइट। तो मेरा जो टारगेट है वो अब आपको इस लेक्चर में एक बार पहला कि इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले बच्चे का माइंडसेट कैसा होना चाहिए, ना कि इकोनॉमिक्स क्या है, राइट। पहले हम बात ये करेंगे कि आपका माइंड कैसे समझे इस सब्जेक्ट को, तो हमारा माइंड किस तरह का होना चाहिए इस पे मैं बात करूँगा। यानी इकोनॉमिक्स समझने वाला बच्चा कैसे माइंड से इकोनॉमिक्स समझता है, राइट। देन हम इकोनॉमिक्स पे बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है, और उसके बाद में ये सारी बातें करने के बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक टेक्निकल सेशन, जो आपका माइक्रो मैक्रो डेवलपमेंट या जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चंस के अंदर आपका बिल्कुल आपकी बैकबोन की तरह वर्क करेगा। तो ये जो अभी जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ये एपिसोड पूरा देखना है और बार बार देखना है, राइट। उसके बाद में ये जो नेक्स्ट वीडियो है, जो टेक्निकल सेशन है कि ग्राफ कैसे बनते हैं, स्लोप क्या होता है, बिल्कुल चाहे आपका कोई भी बैकग्राउंड ना रहा हो, कोई भी बैकग्राउंड ना हो, कोई टेंशन आपको नहीं लेनी है। स्लोप क्या होता है आपको इनसाइट अंदर से जनरेट करवाऊंगा, राइट। तो ग्राफ बना कैसे, सॉरी, बिल्कुल डिटेल में जा करके। लेकिन ये मत समझिएगा कि हमें मैथमेटिक्स आता है या नहीं आता है। एक बात और सोचिए कि जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो मैं क्लास में बैठे हुए पीछे वाले बच्चे को जो सबसे कमज़ोर स्तर पे है उसको कंसिडर करके मैं चल रहा हूँ, राइट। और जो माइंड से ऑलरेडी इंटेलेक्चुअल है और गुड, लेकिन धैर्य अगर आप बनाए रखेंगे तो इस क्लास में आपको बहुत कुछ मिलेगा। वो कहते हैं ना, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सो गड़े ऋतु आए फल होए। तो मैं जैसे बुनाई करूँगा आपकी आगे वाले दिन में, जैसे क्वेश्चंस पेपर ले करके स्टार्ट होगा, उन क्वेश्चंस पेपर को समझने के लिए आज का लेक्चर और जो इसी लेक्चर से जो नेक्स्ट लेक्चर है, आज के मॉड्यूल 1 के डे 1 के अंदर ही रहेंगे दोनों। तो वो दोनों लेक्चर दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट। क्योंकि वो आपके बिल्कुल पहले आपके जो जड़ें होती है उस जड़ों के ऊपर इफ़ेक्ट करेगा, डेफिनेटली, समझ रहे हैं। तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, उससे आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि मैं ऐसे लेक्चर की बात सबसे पहले क्यों कर रहा हूँ, राइट। माओ त्से तुंग ने एक संस्मरण लिखा है, और उसमें उसने लिखा है कि एक उसकी दादी ने एक बगिया बनाई, ठीक है। वो बगिया इतनी सुंदर थी, दादी उसमें अपना घास निकालती, उसको सुंदर बनाती, पौधों को पानी देती, बड़ी अच्छा मेहनत करके दादी ने छोटी सी सुंदर बगिया, बगिया समझती हो ना, बागवानी की तरह छोटा फ्लावर्स की बनाई थी। तो माओ से तुम कहता है कि एक बार उसकी दादी बीमार हो गई, तो उसकी दादी ने उसको कहा कि तुम ये संभाल लोगे क्या, अगर मैं नहीं बची तो मेरी बगिया को, मैंने इतनी प्रेम से बगिया बनाई है। तो उसने कहा मैं पूरा केयर करूँगा दादी जी, एक एक हर चीज़ का मैं केयर करूँगा, आप इस बात की टेंशन ना लें, राइट। तो माउथ से तुमने पूरा केयर किया, एक 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 पौधे को संभाला, एक एक पत्ते को संभाला, एक एक टहनी को संभालने की कोशिश की उसने पूरा। लेकिन बगिया जो है वो उसकी दादी 15 दिन से लगभग ठीक हो करके बीमार थी तो बाहर आई। तो उसकी दादी ने देखा कि बगिया तो टोटल सूख चुकी थी, टोटली सूख चुकी थी। तो उसने कहा कि मौत से तुमने बगिया को संभाला नहीं है। तो उसने कहा नहीं दादी जी, ऐसी बात नहीं है, मैंने बगिया को संभाला है और बहुत केयर किया है, मैंने एक एक पत्ते को पानी दिया है। तो उसकी दादी ने जोर से हंसी,
कहते हैं पत्ते को पानी नहीं देना था, पानी जड़ को देना था, पत्ते को पानी दिया तभी तो सूख गया। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हमने इस सब्जेक्ट की जड़ में जाने की बजाय हमने ऊपर से हर बार कोशिश किया है कि थोड़ा पढ़ लो, क्रैक हो जाए, और कभी कभी हो भी गया है ना। तो यही तरीका है सक्सेस होने का। लेकिन तुम देख नहीं रहे हो, हर एग्ज़ाम के अंदर स्ट्रेस, हर एग्ज़ाम के अंदर वही स्टोरी दोबारा से कोचिंग लेनी, चाहे +2 में इकोनॉमिक्स पढ़ी, चाहे बीए में इकोनॉमिक्स पढ़ी, चाहे मास्टर्स में पढ़ी, चाहे नेट के लिए पढ़ी, फिर चाहे एचपीएससी के लिए पढ़ना पड़ रहा है। मैं फिर बार बार आपको सब्जेक्ट के लिए कोचिंग चाहिए, क्योंकि आपने पत्तियों को सींचा है, ऊपर से पढ़ने की कोशिश किया है। मैं कोशिश करूँगा डेफिनेटली इन क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिसेस के थ्रू, हर एक जो क्वेश्चंस मैं करवाऊँगा उसके जड़ में जाने की मैं कोशिश करूँगा। लेकिन थोड़ी सी कुछ आपकी कमी रहेगी, क्योंकि जो माइक्रो मैक्रो डेवलपमेंट का फंडामेंटल्स जो होता है वो एक लय में क्लास चलती है, एक टॉपिक दूसरा टॉपिक तीसरा टॉपिक, वो मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ। क्योंकि उसके लिए वो नर्सरी जो होती है, वो नर्सरी जैसे एक अपना ये समझें कि अपना एक जो बंद लिफाफा होता है, उसमें अगर एक धागा खोलते तो पूरा धागा खुल जाता है ऑटोमेटिकली, अगर हमने सही खोला है तो। और अगर धागा सही नहीं खोला तो सारा नहीं खुलता है। तो ये जो इकोनॉमिक्स का जो फंडामेंटल है वो बिल्कुल ऐसे स्टार्ट होता है जैसे एग्जैक्टली एक धागा खुला तो सारा खुल जाता है। मैं वो कोर्स डेफिनेटली लेकर के आऊँगा, और ना सिर्फ इसलिए कि मेरे को मॉनेटरी बेनिफिट देगा, नहीं, वो इस सब्जेक्ट के पढ़ने वाले बच्चे की, हर एक बच्चे की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और वो खड़ा होकर के बोल सके कि अगर मैं प्री मार्केट को सपोर्ट करता हूँ तो उसके पीछे ये रीज़न है, ये मेरी इंसाइट है। और जब डेप्थ में किसी किसी भी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो फिर आप उसके लिए अंदर से आवाज़ आती है, आप किसी चीज़ में कंप्रोमाइज़ करने को रेडी नहीं होते हो। अगर आपको सोशलिज्म के बारे में अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी तो आप फिर अंदर से उसको इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करोगे। इसी तरह अगर कम्युनिज्म की समझ आ जाएगी तो आप अंदर से उसको इम्प्लीमेंट करने की बात करोगे। जब तीनों की समझ आ जाएगी तो आप जस्ट तीनों को देखोगे एंड एक बैलेंस बनाने की कोशिश करोगे, राइट। तो वो जो फंडामेंटल्स कि कैसे कोई, यही इकोनॉमिक्स, ये मैं जो बात की सोशलिज्म कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म या फ्री मार्केट की, ये ऐसी बात नहीं है कि बहुत बड़े बड़े कंसेप्ट है, इसी के लिए तुम्हारा इकोनॉमिक्स बना है। इकोनॉमिक्स में यही बातें होगी। तो मैं आपको क्योंकि ये फिलोसफिकल थॉट है, और कोई भी फिलोसफिकल थॉट है तो उसका प्रूफ होता है। तो ये जो प्रूफ है इसी को ही आप कंज्यूमर थ्योरी, प्रोड्यूसर थ्योरी, राइट, आईएसएलएम मॉडल, मॉडल फ्लेमिंग मॉडल, आपके ये जो ट्रेड साइकिल मॉडल हैं, राइट, इनकम डिटर्मिनेशन मॉडल हैं, राइट, जितना भी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के मॉडल हैं, राइट, ये जो भी आप सब्जेक्ट में पढ़ते हैं इसके पीछे कोई और रीज़न है, ये किसी डायरेक्शन में आपको लेकर के जाते हैं, इसलिए आप पढ़ते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपने टुकड़ों में पढ़ रखा है, ठीक है, कंजप्शन हाइपोथेसिस पढ़ लो, ठीक है, आईएसएलएम पढ़ लो, ऐसा नहीं है। ये पूरी स्टोरी के एक पार्ट है। जो पूरी स्टोरी समझ आएगी तो कभी ज़िंदगी में आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्चुअल में आप ऐसे समझो कि अभी आपने ना, एक ट्रक था, उसके टायर को आपने अलग समझ लिया, उसके एक्सलेटर को अलग समझ लिया, उसके स्टेयरिंग को आपने अलग समझ लिया, राइट। तो आपने अलग अलग समझ रखा है सारे पार्ट को, इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा कि ये ट्रक है क्या, राइट। जब पहले आप ट्रक को समझ लोगे तो सारे समझ आ जाएंगे कि इसके पार्ट होते हैं। और अगर आपको एक दो पार्ट की नहीं भी अंडरस्टैंडिंग है तो आप कहोगे क्या हो गया, ट्रक की तो अंडरस्टैंडिंग है, तो उसको इम्प्रूव भी कर सकते हो ओवर द टाइम। सो मैं इस एंगल से आपको ये सब्जेक्ट जो है वो कॉम्प्रिहेंसिवली बिल्कुल नर्सरी की तरह, वो तो मैं जून के अंदर लेकर के आऊँगा, जिसके अंदर डिटेल के अंदर एक एक नोट्स, कलर्ड, केस स्टडी, डेटा, जो भी बात मैं इस थ्योरी की समझाऊंगा कि टोटल सरप्लस मैक्सिमम होता है, क्या होता है टोटल सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस इतने पावरफुल कंसेप्ट है। आगे वाले वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, नो डाउट। जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे, डेफिनेटली जो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा उसमें मेरी चॉइस नहीं है कि क्वेश्चन में कौन सा करवाऊंगा। मैं आपको 2004 से लेकर के 2024 तक क्वेश्चंस पेपर करवाता जाऊंगा, उसके बीच में ऑटोमेटिक से आएंगे लगातार, उस पर मैं आपको इंसाइट दूंगा और आप कभी भूलेंगे नहीं। हाँ, एक लयबद्ध तरीके से सीक्वेंस के अंदर एक एक बात को पूरी स्टोरी बनाने में मैं वो कोर्स लेके आऊँगा, उसमें ये रहेगा। लेकिन अगर आप ये भी कर लेते हो तो भी आपको क्वेश्चंस पेपर
बिलीव मी आपके जो आपका जो वो रहेगा एग्ज़ाम उसमें बहुत बूस्ट देगा। मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ और मेरे बच्चे वो जो सुन रहे हैं उनको पता भी होगा कि मैं पहले 3 महीने सब्जेक्ट के फंडामेंटल बच्चों का तैयार करता था। उसके बाद में उनको सुबह से बिठाता था शाम तक, एक-एक क्वेश्चन पेपर के थ्रू उनकी अंडरस्टैंडिंग बनाता था। और उनको ये पता है कि क्वेश्चन पेपर ही उनके मार्क्स को बूस्ट करता था। उसी के थ्रू वो सब्जेक्ट को कैसे क्वालिफ़ाई करते थे और मैं कैसे क्वेश्चंस पेपर को आपको करवाऊँगा, आप देखिएगा, राइट? सो ये बातें मैंने आपको कही, तो इसमें आप क्लियर हो जाइएगा, कोई परेशानी नहीं आने वाली है। मैं कोई भी टॉपिक समझाऊँगा, उसके जड़ में जाके समझाऊँगा, रट्टा नहीं मरवाऊँगा। रट्टा मेरे ऑलरेडी मेरे भी दिमाग में नहीं जाता है और जब तक मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो जब तक मैं लॉजिकली कोई आपको बात को प्रूव नहीं करूँगा, तब तक मैं बोलूँगा भी नहीं, राइट? जो भी बात बोलूँगा लॉजिकली आपको प्रूव कर दूँगा उस बात को, ठीक है? तो आपके भी समझ आ जाएगी। एवरीथिंग हैपन बिकॉज़ ऑफ ए कॉज़, राइट? और वो कॉज़ हम पकड़ लेंगे कि क्या कॉज़ है। कॉज़ समझ आ गया तो व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन, उसमें भी हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको समझने की, ठीक है? तो ये सारा फंडामेंटल इकोनॉमिक्स की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है? जब ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपको समझ आ जाता है, देन ये आपको क्लैरिटी आ जाती है कि रिसर्च क्या होता है। वो एक टोटल अलग सिनेरियो रहेगा, ठीक है? तो मैंने आपको बात किया कि फर्स्ट फंडामेंटल्स होते हैं सब्जेक्ट के, देन क्वेश्चंस होते हैं, देन रिसर्च के चीज़ें आगे आती है, राइट? लेकिन मैं जो आपकी क्लास लेने जा रहा हूँ, ये जो एचपीएससी की, इसको मैं हाइब्रिड बना दूंगा। आप टेंशन ना लें, ठीक है? वो जो एन्जॉय होता है फंडामेंटल बनाने वाला, वो एक एन्जॉय अलग होता है कि जिस दिन मैं रिसेशन प्रूव करता हूँ, जिस दिन मैं मार्केट मैकेनिज्म बेस्ड क्यों होती है प्रूव करता हूँ, जिस दिन मैं फिलिप्स कर्व करवाता हूँ, उस दिन हम पार्टी करते हैं बच्चों को, क्योंकि बच्चे डिटेल के अंदर उसको डूब करके 15-20 दिन मेहनत करके आते हैं हर एक टॉपिक के लिए और एक स्टोरी एक मूवी की तरह चलती है वो हर एक लेक्चर। तो वो आपके मिलेगा आपको, जो जून में बैच आएगा उसके अंदर मिलेगा, ठीक है? लेकिन इस बैच के अंदर भी मैं आपको एक अलग ही तरह से एंजॉय और अलग ही तरह से आपके क्वेश्चंस पे फोकस करूंगा, आपके कैरियर के ऊपर। डेफिनेटली आप एंजॉय इसको भी करोगे, लेकिन इसका टेस्ट अलग रहेगा और उस इस टेस्ट की अपनी एक ब्यूटी है। वो टेस्ट एक अलग रहेगा, उस टेस्ट की अपनी एक ब्यूटी है, ठीक है? तो आप इसको कंपैरिजन मत करिएगा। अब एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको, सुने। कि एक लड़का था, छोटा बेटा था और एक माँ थी उसकी। तो वो शाम को टेरिस के ऊपर उसकी माँ और दोनों टहल रहे थे। तो उसकी माँ ने ऊपर आसमान की तरफ, आकाश की तरफ देखा और ये कहा कि कितना सुंदर नज़ारा है, ऐसा मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। बच्चा चुपचाप सुनता रहा। एक्चुअल में बच्चे तो सुनते रहते हैं, राइट? तो सुबह अर्ली मॉर्निंग में उसकी माँ जो है उसको ले करके समुंदर के किनारे पे गई और वहाँ लहरें टकरा रही थी। तो उसकी माँ ने कहा कितना सुंदर नज़ारा है, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। तो बच्चे ने कहा कि माँ, रात ऐसे बोल रही थी, अब ऐसे बोल रही है। अब माँ क्या जवाब दे, आप समझे, बच्चा है। लेकिन तारों की रात का कंपैरिजन तो तारों की रात से हो सकता है और लहरों के टकराने का कंपैरिजन लहरों से हो सकता है। इन दोनों का कंपैरिजन कैसे होगा, राइट? सो आप कंपैरिजन में मत पढ़िएगा कि मैं ये क्लास या वो फ्यूचर वाली क्लास कौन सी। ये जब मैं पढ़ाऊंगा तो ये पूरी पीक की क्लास रहेगी और एग्जैक्टली टॉप में जाएगी। वो भी मैं लूँगा तो इसका एक अलग टेस्ट रहेगा, टॉप में जाएगी। मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि इन टेस्ट के पीछे मेरा कोई इकोनॉमिकली इंटेंशंस नहीं है, वो बाई प्रोडक्ट है और वो होना भी चाहिए, उसकी एक इम्पोर्टेंस है। लेकिन एक कोर्स जो मैं डेवलप कर रहा हूँ, वो कोर्स इस कंट्री के अंदर फंडामेंटली बच्चों के अंदर चेंज कर देगा। जैसे मेरी टीम काम कर रही है, हम हर एक डिस्ट्रिक्ट पे, हर एक तहसील पे पहुंच रहे हैं, राइट? और 6-8 महीने के अंदर अंदर वो चीज़ें जब आएगी, डेफिनेटली होप फॉर द बेस्ट। क्योंकि सब्जेक्ट को मैंने जिया है और मैं चाहता हूँ कि बच्चे कितना स्ट्रेस में है कैरियर बनाने के चक्कर में, और ये सब्जेक्ट पढ़ने वाला बच्चा स्ट्रेस में रहता है कि कैरियर खुद का कैसे बनाए, हालांकि वो लाखों करोड़ों लोगों का कैरियर बना सकता है, राइट? सो आई ऑल्सो एंजॉय द टीचिंग। सो इसलिए मैं ये डेवलप करूँगा, राइट? इस पे भी एक आपको कहानी सुनाता हूँ कि देखिएगा कि जो तानसेन था, जानते हो, अकबर के दरबार में। तो आप कहोगे जी कहानियाँ सुनाओगे क्या, मैं स्टार्ट नहीं करोगे? अरे स्टार्ट करूँगा।
जो नेक्स्ट टेक्निकल सेशन होगा उससे स्टार्ट करूँगा। आज अभी मैं इकोनॉमिक्स के ऊपर बात करूँगा इस कहानी के बाद में। तो ये बात मैं अब जो बता रहा हूँ आपको, इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? कि ये मैं लेक्चर वो जो मैं कोर्सेज क्यों लेके आ रहा हूँ, ठीक है? तो तानसेन अकबर ने तानसेन को कहा कि तानसेन, तू इतना अच्छा गाता है, इतनी तेरी अच्छी आवाज़ है, मेरे को लगता नहीं कि तेरे से भी अच्छा कोई गाता होगा। तो तानसेन ने कहा, नहीं जी, जिनसे मैं सीखा हूँ, जो मेरे उस्ताद हैं, उनके तो मैं कदमों की मिट्टी भी नहीं हूँ। तो अकबर ने कहा कि आप बुलाइए उनको, मैं जितना जितना चाहोगे उतना पेमेंट कर दूंगा। तो कहते हैं, नहीं जी, वो ऐसे नहीं आते हैं, वो जमुना के किनारे सुबह अपना गाते हैं और उनका गुरु का नाम था तानसेन के हीरा दास। तो अकबर कहते हैं कि उसको सुनने के लिए गया। तो अकबर जब उनको सुनने के लिए गए, तो अकबर ने कहा कि सुबह अर्ली मॉर्निंग में गए, अकबर ने उनको छुप के सुना। तो अकबर ने क्वेश्चन किया तानसेन से कि तानसेन क्या बात, तू तो इनके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, ऐसी क्या बात है? तो तानसेन का बात बिल्कुल स्पष्ट है, मैं तो गाता हूँ तुमसे कुछ लेने के लिए, और ये गा रहा है कुछ पा लिया है तब, राइट? तो इसी कंटेस्ट के अंदर मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि मैं वो जो कोर्स लेके आ रहा हूँ वो मेरे मज़े के लिए, मेरे इंजॉय के लिए लेके आ रहा हूँ। डेफिनेटली वो आपके एग्ज़ाम क्रैक करवाएगा ही। जब आपने जड़ों को सींच लिया है तो एग्ज़ाम और कॉन्फिडेंस तो देगा ही देगा, राइट? इसके लिए मेरा कोई पर्पज़ नहीं है आपसे कुछ पाना, इट्स योर चॉइस, राइट? तो वो इकोनॉमिक कंसेप्ट, अब मैं यहाँ पर इकोनॉमिक्स कंसेप्ट का भी एग्जांपल मैं आपसे दे सकता हूँ कि ट्रेड होता है तो दोनों को बेनिफिट होता है, अदरवाइज कभी कोई ट्रेड नहीं हो सकता। लेकिन एनीवे अभी मैं अपने आप को रोक रहा हूँ और पॉइंट पे चलता हूँ, राइट? देखिएगा, सबसे पहला और मूलभूत क्वेश्चन ये उठता है स्टूडेंट होने के लिए, उसको ये समझना चाहिए कि ये जो सिस्टम है सोसाइटी को चलाने का, अपनी लाइफ को चलाने का, राइट, ये जो सिस्टम बना हुआ है आप जिस कम्युनिटी में रहते हो, आप जिस स्टेट में रहते हो, आप जिस कंट्री में रहते हो, वो कंट्री कैसे चल रही है, राइट? उस कंट्री में प्रॉस्पेरिटी आ रही है या वो कंट्री डाउन जा रही है या वो कंट्री स्टेबल है, ये किस क्या मैकेनिज्म लगा हुआ है? हर चीज़ के एक मैकेनिज्म होता है। गाड़ी होती है, ट्रक होता है, उसके एक मैकेनिज्म होता है। कंप्यूटर का एक मैकेनिज्म होता है वर्क करने का। बॉडी का भी एक मैकेनिज्म है वर्क करने का, राइट? तो एक आप जैसे उसी की तरह एक आपके लाइफ का इकोनॉमिक एक मैकेनिज्म है, एक स्टेट का भी इकोनॉमिक मैकेनिज्म है, एक कंट्री का भी एक इकोनॉमिक मैकेनिज्म है, और एक पूरी दुनिया के अंदर अगर हम उस कंटे चश्मा से देखें तो एक मैकेनिज्म पॉसिबल हो सकता है, हालांकि अभी नहीं है वो। तो वो कौन सा मैकेनिज्म है जिसके अंदर ये दुनिया किसी कंट्री में, किसी स्टेट में तो त्रासदी हो जाती है, वो बिल्कुल डाउन और पॉवर्टी और ये हैपन हो जाता है। किसी कंट्री के अंदर प्रॉस्पेरिटी, स्टेट के अंदर प्रॉस्पेरिटी आ जाती है, कोई स्टेट वहीं रुका हुआ है। क्यों? ऐसा क्या मैकेनिज्म है? उस मैकेनिज्म का जवाब तुम्हें इकोनॉमिक्स देती है। अब आप क्या मेरे से पूछेंगे कि सर हमें सोसाइटी के बारे में पढ़ के क्या करना है, हमें तो अपनी लाइफ देखनी है। यस, इम्पोर्टेंट बात है, लेकिन आप इस बात को अभी मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा कि आपकी लाइफ वही रहेगी जो सोसाइटी की लाइफ। आप कभी भी सोसाइटी की लाइफ से के एवरेज से ऊपर नहीं जा सकते। समझिएगा, एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करें, यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रॉस्पेरिटी या बर्बादी कभी इंडिविजुअल नहीं होती है, राइट? प्रॉस्पेरिटी आएगी तो कलेक्टिव आएगी, बर्बादी आएगी तो कलेक्टिव आएगी। इंडिविजुअली आप नहीं कर सकते। आप ये वो कैसे नहीं कर सकते? सर मैं मेहनत करूं तो मैं आगे जा सकता हूं। यस, वो सोसाइटी का सिस्टम ऐसा है कि जो मेहनत करने वाले को आगे लेके जा रहा है, तभी जा सकते हो। तो वो सोसाइटी का मैकेनिज्म है, वो आपके पास में कुछ नहीं है, राइट? मेहनत अगर करना है आपको तो आप एक काम कीजिएगा कि साउथ सूडान में चले जाइएगा और मेहनत कीजिएगा, अफगानिस्तान में चले जाइएगा, मेहनत कीजिएगा, आगे जा सकते हो क्या? नहीं। अमेरिका में जाइएगा, मेहनत कीजिएगा, आप आगे जा सकते हैं।
तो यानी वो सोसाइटी का एक मैकेनिज्म है अडॉप्ट किया हुआ, उस मैकेनिज्म के अंदर अगर आप काम करते हो तो ही आगे जाओगे। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रॉस्पेरिटी हमेशा शेयर्ड होती है, इंडिविजुअल नहीं होती है। लेकिन अब आपके हो सकता है ये बात समझ नहीं आई है, तो मैं एक कदम पीछे हटता हूँ और एग्जांपल देता हूँ कि कैसे शेयर होती है। समझे, एक आप एक काम करें कि आप एक लाइट ठीक करने वाले, सपोज करें कि इलेक्ट्रीशियन है, और आप पहले गांव में रहते थे, या गांव में रहते हो आप और वहाँ इलेक्ट्रिसिटी ठीक करते हो। तो आपने किसी पड़ोसी के जा करके लाइट ठीक किया, और उस पड़ोसी ने आपको 50 रुपये दे दिया। एक बटन ठीक किया, एक स्विच ठीक किया, आपने उसको 50 रुपये दे दिया, राइट। तो प्लीज़ सॉरी। अब दूसरा इलेक्ट्रीशियन है, वो चंडीगढ़ में रहता है, राइट। वो भी किसी के जा करके ठीक करता है, लाइट ठीक करता है, और उसको भी 500 रुपये मिलता है, क्योंकि अगर चंडीगढ़ में कोई आता है घर में ठीक करने के लिए तो डेफिनेटली 500 रुपये लेता है। तो ये क्या वजह है कि एक जगह तो वही लाइट ठीक बटन, एक एक ऐसे बोल सकते हैं आप, स्विच ठीक करने का आपको मिल रहा है 500 रुपये, और एक वही 50 रुपये, क्यों मिलते हैं ऐसा? सुनिएगा, वो गांव में आपका पड़ोसी काम नहीं करता है, इसलिए आपको 85 रुपये मिलता है। वो कहता है ठीक है, तुम इलेक्ट्रीशियन हो, तुम ठीक नहीं करोगे, मैं मेरा खुद कर लूँगा, धीरे धीरे हो, आप 20 मिनट में करोगे, मैं 2 घंटे में कर लूँगा, खाली बैठा हूँ, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको आना है तो 50 रुपये ले लो, अदरवाइज इट्स ओके। लेकिन चंडीगढ़ में जो आपसे लाइट ठीक करवा रहा है, वो ये सोच रहा है कि अगर मैं लाइट ठीक करूँ तो मेरे 3 घंटे लग जाएंगे, तो मेरे 4,000 की इनकम चली जाएगी, उसके एक बिजनेस है, राइट। चंडीगढ़ का बोल सकते हो आप, बॉम्बे का बोल सकते हो, दिल्ली का बोल सकते हो, सिटी डेवलपमेंट के जो कंसेप्ट हैं, क्योंकि वहाँ काम ज़्यादा होते हैं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा होती है। सॉरी, मैं ज़्यादा बड़ा वर्ड बोल गया अभी, एक वापिस आते हैं। समझे कि इसका मीनिंग ये हुआ कि आपको पैसे क्या मिलेंगे वो डिपेंड ये करेगा कि आपका पड़ोसी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर आपका पड़ोसी काम कर रहा है, ज़्यादा काम कर रहा है, तो वो 1 घंटे में 4,000 कमा रहा है, तो 1 घंटे के लिए आप अगर लाइट ठीक करने में आपको 1 घंटा लग रहा है तो आपको 500 देने के लिए तैयार है। अगर आपका पड़ोसी सिर्फ 100 ही रुपये कमा रहा है तो आपको लाइट ठीक करने के लिए 20-50 रुपये देगा। इसका मीनिंग आपकी प्रॉस्पेरिटी इस बात पे डिपेंड है कि आपके पड़ोसी क्या करते हैं, और आपके पड़ोसी की प्रॉस्पेरिटी इस पे डिपेंड है कि आप काम करते हैं कि नहीं, राइट। पूरा एक तंत्र जुड़ा हुआ है, इंडिविजुअल कभी नहीं हो सकता। इस एग्जांपल से आप समझिए कि कोई भी आदमी डेवलप कंट्री में जाता है, हमारे कोई भी यहाँ से, और वो उसके पास गाड़ी घर सब कुछ हो जाता है, ऐसा क्या है? काम तो वही करता था। काम वहाँ किया है? नहीं, एक्चुअल में वो वहाँ काम कर रहा है जहाँ सारे काम कर रहे हैं। तो इसका मीनिंग उनका उनको मिल रहा है, जो सारे काम कर रहे हैं वो उसको दे रहे हैं, और वो काम कर रहा है वो औरों को दे रहा है, राइट। तो दैट इज़ द कंसेप्ट, इसका मीनिंग। और अगर आप गरीबी कहीं पर जहाँ काम नहीं करते हैं लोग, वहाँ जाओगे तो आपको कम मिलेगा। तो आपको ये बात क्लियर हो गई कि लाइफ जो है वो इंडिविजुअल नहीं आती है, प्रॉस्पेरिटी कलेक्टिव आती है डेफिनेटली। अब आप एक चश्मा से देख रहे हैं ना, छोटे चश्मा से, तो आपको लगता है कि मैं तो हरियाणा में रहता हूँ, मैं तो कितनी मेहनत करूँगा तो मैं प्रॉस्पेरिटी तो आ ही जाएगी। डेफिनेटली वो स्ट्रक्चर वो आ गया ना, उस सोसाइटी के स्ट्रक्चर में आप आ गए हो। तो यही बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। अब आपको ये बात क्लियर हो गई कि इंडिविजुअल प्रॉस्पेरिटी की ही हम बात कर रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअल प्रॉस्पेरिटी डिपेंड करेगी कि आपके सोसाइटी को चलाने का सिस्टम क्या है, स्टेट को चलाने का सिस्टम क्या है, कंट्री के चलाने को सिस्टम क्या है। और सबसे पहले आप खुद से स्टार्ट करते हैं, राइट। खुद वही होगा जो सोसाइटी का होगा। क्लियर है, ये बात मैं आपको बोल चुका हूँ। तो इसमें सारे आ गए। अब क्वेश्चन उठता है कि सोसाइटी को कैसे मैनेज करें, राइट, कि उसमें एफिशिएंसी आए, और एफिशिएंसी से ही प्रॉस्पेरिटी आती है डेफिनेटली। इसके बिना प्रॉस्पेरिटी नहीं आती है, क्योंकि इकोनॉमिक्स तो वो मैकेनिज्म है जहाँ पर एफिशिएंसी क्रिएट की जाती है ताकि जो प्रॉस्पेरिटी पैदा हो सके। और इकोनॉमिक्स का अगर सब्स्टिट्यूट बोले तो एक ही नाम है, एफिशिएंसी, राइट।
वो एफिशिएंसी कैसे आती है, उस पे हम अलग अलग उस पे डिस्कशंस हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि एफिशिएंसी कैसे आती है, राइट। फिर एफिशिएंसी का टेक्निकल कंसेप्ट भी है, टोटल सरप्लस, कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस का जोड़। अब कंज्यूमर क्या होता है, प्रोड्यूसर क्या होता है, वो भी आप आगे वाले टाइम में बात करेंगे डेफिनेटली, राइट। समझिए अभी इस लेक्चर में, ये थोड़ा लेक्चर लंबा होगा डेफिनेटली, और बिलीव मी आप इंजॉय भी करेंगे। लेकिन ये लेक्चर आपका ऐसा लेक्चर होगा जो आगे आने वाली क्लासेस को आपको बांध के रख देगा। उसी स्ट्रक्चर में क्लासेस चलेगी। और जो टेक्निकल लेक्चर में लेने जा रहा हूँ इसके बाद में वीडियो 2 जो डल रहा है डे 1 का ही, उसमें वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको ये जो मैं अब बात करूँगा उस बात को समझने के लिए उसका कंसेप्ट आपको टेक्निकल समझना पड़ेगा, राइट। जो भी मैं आपको बोलूँगा उसका मैं प्रूफ करवाऊँगा, कोई मैं इमेजिनरी बातें आपसे नहीं करूँगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें। जी, मैं कंज्यूमर सरप्लस बोलूँगा उसका मैं प्रूफ करवाऊँगा कि कंज्यूमर सरप्लस रियल लाइफ में कहाँ आता है, देन आप कभी नहीं भूलोगे। मैं कुछ भी इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट आपसे बात करूँगा तो उसका मैं टेक्निकल प्रूफ, उसका फिलोसफिकल प्रूफ और उसकी व्यवहारिकता आपके लाइफ में, ये तीनों समझाऊँगा, ठीक है। तो देखिएगा, अ, मैंने आपको बात किया कि सोसाइटी को कैसे चलाएं। तो एक सबसे पहले सोसाइटी के बारे में सोचने से पहले आप एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे आपको क्लियरिटी आ जाएगी। सपोज करें आपने एक हॉस्टल आपने खोला है बच्चों के लिए, पीजी कह सकते हो, हॉस्टल कह सकते हो, उसको चलाना है, ठीक है। तो अगर आप उसको चलाना चाहते हो तो अभी मैंने आपको एक बात कही कि एफिशिएंसी आएगी तो ही प्रॉस्पेरिटी आएगी। एफिशिएंसी का एक बार बिल्कुल सिंपल में उस लैंग्वेज में आपसे बात करूं क्योंकि पहला लेक्चर है। एफिशिएंसी का मीनिंग ये होता है कि आप टोटल सरप्लस कितना ज़्यादा पैदा कर सकते हो। चलो ये टेक्निकल बात हो गई, छोड़िएगा। एफिशिएंसी का मीनिंग ये होता है कि कम से कम कॉस्ट के ऊपर आप जितना कॉस्ट कम होगा ज़्यादा प्रोडक्शन पैदा हो जाएगा। अब आप कहोगे कॉस्ट तो कम दो तरीके से कर सकते हो ना, जैसे चाइनीज़ कोई घटिया प्लास्टिक ले आओ, आपको कोई काम करना है घर में तो कॉस्ट कम हो गई। नहीं नहीं, ये कॉस्ट कम होने वाली एफिशिएंसी इकोनॉमिक्स के अंदर नहीं है। एफिशिएंसी कौन सी एफिशिएंसी की मैं बात कर रहा हूँ? मैं उस एफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ कि जैसे ही आपकी कॉस्ट घटती है तो प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए, यानी मैं प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा हूँ। प्रोडक्टिविटी से एफिशिएंसी आती है, यानी कॉस्ट कम हो जाती है और प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है। कैसे, एग्जांपल देता हूँ आपको, राइट। जैसे एक खेत के अंदर छोटा ट्रैक्टर लेकर के आओगे तो छोटा ट्रैक्टर, और एग्जांपल देता हूँ, ट्रैक्टर पे बात पे जाएंगे, राइट। जैसे सपोज करें आपके घर में एक सीएफएल है, राइट, और एक जो है 70 वाला सीएफएल है और एक 10 वाला बल्ब है, राइट। अब एक सेंस में आप देखोगे तो 10 वाला बल्ब आपका सस्ता है तो आप कहोगे जी कॉस्ट कम हो गई, राइट। इकोनॉमिक्स में आपको लगेगा कि ये कॉस्ट कम है सर, ये एफिशिएंसी नहीं। सिर्फ कॉस्ट कम हो जाना एफिशिएंसी इकोनॉमिक्स में नहीं है। कॉस्ट कम तो घटिया चीज़ें लगा करके हो सकते हैं। कॉस्ट कम होने का मीनिंग है कि वो कॉस्ट कम हुई है लेकिन प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, तो टोटल प्रोडक्शन बढ़ा है। आपने देखा है ना कि कॉस्ट करो का जब मिनिमम होता है तो प्रोडक्शन करो का मैक्सिमम होता है। वो कैसे होता है समझिएगा, ध्यान से सुने। जैसे सी एफ एल जो है वो 70 रुपये लग रहा है, एक सेंस में तो कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, लेकिन आप फिर भी सी एफ एल है सब घरों में। क्यों? क्योंकि वो एफिशिएंट है, यानी वो लाइट की खपत कम करता है, कॉस्ट कम है उसकी, राइट। इसी तरह से मैं एग्जांपल देता हूँ छोटे ट्रैक्टर और बड़े ट्रैक्टर पे। आपने छोटे ट्रैक्टर का कॉस्ट कम आएगा, 3 लाख में मिल जाएगा, लेकिन वो एफिशिएंट नहीं है क्योंकि वो चलेगा तो उसकी लागत ज़्यादा रहेगी, खेत में काम कम कर पाएगा। इसका मीनिंग जब इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं कॉस्ट कम होने की, यानी एफिशिएंट होने की, वो वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं, राइट। ये ध्यान करना है। तो अब देखो, आप बड़ा ट्रैक्टर ले आए तो उसका एक बार तो कॉस्ट ज़्यादा लगा, वो इकोनॉमिक्स में इतना कंसिडर हम नहीं करते हैं। अब वो चलेगा तो ज़्यादा काम करेगा तो कॉस्ट कम हो गई, काम ज़्यादा करेगा तो ऑटोमेटिक कॉस्ट कम हो गई और आउटपुट ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं। आप एक कोई पुराना पीसी है उसमें काम कर रहे हैं, आपने 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे काम किया, आपसे सिर्फ 3 ही पेज वर्ड फाइल में लिखे गए, ठीक है। टाइम ज़्यादा लगा, काम कम हुआ, यानी टाइम की कॉस्ट होती है तो कॉस्ट ज़्यादा आई, काम भी कम हुआ, प्रोडक्शन कम हुआ।
अब आपके पास एक एफिशिएंट आप लैपटॉप ले लेते हो, सपोज करें कि आपने माइक्रोसॉफ्ट का सरफेस ले लिया है या आपने एप्पल का ले लिया, राइट? तो उसमें अगर आप काम कर रहे हो तो आपके 20 मिनट में हो सकता है कि आपके 3 पेज हो जाए। तो काम करने की कॉस्ट कम आई, यानी टाइम कम लगा और आउटपुट ज़्यादा हुआ। तो देखो ऑटोमेटिक जब आपने एफिशिएंट कंप्यूटर लगाया, राइट, प्रोडक्टिव कंप्यूटर लगाया, तो कॉस्ट कम हो गई और आउटपुट ज़्यादा हो गया, यानी यस। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि समाज में प्रॉस्पेरिटी तब आएगी जब एफिशिएंसी आएगी। और एफिशिएंसी की जब हम बात करते हैं तो उसका ये मीनिंग होता है कि कॉस्ट कम और उसी टाइम प्रोडक्शन ज़्यादा, और ये काम होता है प्रोडक्टिविटी से। दोनों काम, जब हाई प्रोडक्टिविटी होगी तो कॉस्ट ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा, राइट? तो एक क्वेश्चन ये आ गया कि अगर हमारे समाज में प्रोडक्टिविटी है तो प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो प्रोडक्टिविटी कैसे आए, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग, राइट? कौन सा मैकेनिज्म लगाएं कि हम प्रोडक्टिव रह पाएँ, ठीक है? तो इसके ऊपर अब मैं बात करूँगा। तो उसी एग्जांपल में मैं वापस चलता हूँ, तो आप लिख लीजिएगा इस बात को कि अभी आकर के यहाँ पर रुकी हुई है कि एफिशिएंसी कैसे आए। और एफिशिएंसी का मीनिंग होता है कॉस्ट कम आउटपुट ज़्यादा, राइट? और ये बात आती है, ये दोनों चीज़ें हैपन तब होती है जब हम ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। प्रोडक्टिव होने का मीनिंग, वो एक कंप्यूटर वाला एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा कि 20 मिनट लगेगा और 3 पेज लिखे जाएंगे, क्योंकि बीच में मशीन एफिशिएंट थी, राइट? सो अब इतनी बात आपके क्लियर हो गई कि सोसाइटी की जो प्रॉस्पेरिटी है, इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में मैं बोल रहा हूँ, मैं पॉलिटिकली जियोपॉलिटिकली उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ, मैं टोटल आपको इकोनॉमिक्स पे फोकस कर रहा हूँ, राइट? बातें अभी मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ आपको, राइट? तो समझे बच्चे, मैं ये कह रहा हूँ कि सोसाइटी को अगर प्रॉस्पेरिटी लानी है तो प्रॉस्पेरिटी का यहाँ पर इकोनॉमिक्स टर्म में अगर बोले तो कॉस्ट कम और प्रोडक्शन ज़्यादा, राइट? और भी कंसेप्ट है, नो डाउट, वो अलग एंगल से मैं डिस्कस करूँगा कि इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, वो सब में लेके आऊँगा। लेकिन अभी मैं बिल्कुल फंडामेंटल बात कर रहा हूँ, राइट? टेक्निकली मैं बात कर रहा हूँ, और मैं सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा इन फ्यूचर में। तो अभी सुने, इंस्टीट्यूशन का भी रोल है डेफिनेटली। अगर ये बुक देखोगे कि वाई नेशन फेल, तो इसमें एसी मोगलो जो है वो सारा डिस्कस करता है एम्पेरिकली डेटा दे करके कि कैसे जो इंस्टीट्यूट है उसकी वजह से कंट्री सक्सेस हुई, और उसके सहारे कैसे सिस्टम सोसाइटी को बेटर बनाया जा सकता है जब इंस्टीट्यूशन इंक्लूसिव होता है, ना कि इंस्टीट्यूशन एक्सट्रैक्टिव होता है, राइट? वो बाद में हम बात करेंगे, अभी सुने। सो अब मेरा फंडामेंटल बिल्कुल बेस में आपसे ये कहना है कि सोसाइटी अच्छी कैसे होगी। तो सबसे पहला मूलभूत, एक बच्चे को जैसे सिखाते हैं उसकी तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि सोसाइटी में प्रॉस्पेरिटी तब आएगी जब हम एफिशिएंट होंगे, राइट? और एफिशिएंसी को जब हम बोलते हैं तो कॉस्ट कम और प्रोडक्शन ज़्यादा, और ये दोनों चीज़ें तभी एफर्ट होती है जब प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, यानी एफिशिएंट कंप्यूटर लगा होता है। ये बात कब क्लियर हो गई? तो अब आप मेरे से पूछ सकते हो कि चाहे सर हमें ये समझा दो कि एफिशिएंसी यानी कॉस्ट कम प्रोडक्शन ज़्यादा, ये दोनों, राइट? और चाहे ये समझा दो कि प्रोडक्टिविटी होगी तो ये अपने आप दोनों हो जाएंगे। तो आप ये कह सकते हो कि ये समझा दो कि एफिशिएंसी कैसे आएगी, या अंदर जाके समझाना तो ये समझा दो कि प्रोडक्टिविटी कैसे आएगी, ठीक है? समझिएगा। अब मैं बात आता हूँ उसी हॉस्टल या पीजी चलाने वाली बात के ऊपर कि आपको एक पीजी चलाना है। ये अब ये क्लास स्टार्ट हो रही है, इतनी देर क्लास स्टार्ट नहीं हो रही थी, इतना दिन तो मैंने आपसे भूमिका बनाई। अब इस क्लास का इकोनॉमिक सेंस में स्टार्ट हो रहा है, राइट? और जब मैं आपको एक बात पे फोकस करूँगा तो एक ही बात पे फोकस करूँगा, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। इसके पीछे फिलोसफिकल बात ये है कि जैसे एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आपसे कोई आदमी पूछे कि गांव में जो मंदिर है उसका रास्ता कौन सा जाता है, तो आप बहुत जानकार हो, आप कहोगे ये भी रास्ता जाता है, ये भी जाता है, ये भी जाता है, वहाँ स्कूल के साइड से भी आता है, यहाँ से भी आता है, यहाँ से भी आता है, आप इन रास्तों से जा सकते हो। वो आदमी किसी रास्ते से नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर आपने उसको कह दिया कि ये ही रास्ता जाता है, छोड़ मत देना, पहुंचेगा नहीं और कहीं हो गया तो वो रास्ते उस पर पहुंच जाएगा। और जैसे वो मंदिर पे पहुंच जाएगा और वापस निकलेगा तो उसको पता लगेगा रास्ते सारे ही आते हैं। इसलिए मैं एक रास्ते पे पहले फोकस करूंगा, उसको पूरा डूब करके करूंगा। देन
दूसरे पे बात करूँगा, देन तीसरे पे बात करूँगा। ये जो मेरा कोर्स आएगा उसके अंदर मैं आपसे डिस्कस करूँगा। अभी तो मैं आपका ये एक वो लेक्चर ले रहा हूँ, जो वो कोर्स आएगा, वो जितना फिलोसफिकल कोर्स होगा उसका मैं एक एक से बोल दो क्रैक्स यहाँ आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, ताकि अपनी ये क्लास स्टार्ट हो सके और ये पता लग सके आपको कि इकोनॉमिक्स का बच्चा किस माइंड सेट का होना चाहिए या किस माइंड सेट बना करके वो इकोनॉमिक्स को पढ़े। अभी मैं एग्जांपल दे दूंगा वो कैसे कैसे माइंड का होना चाहिए, ठीक है, और आपको एग्जांपल दे दे करके करेक्ट कर दूंगा। फिर आप उस नज़र से किसी भी टॉपिक को देखोगे तो आपको एकदम हिट करेगा वो बात, आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। समझे बच्चे। अब मैं लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ कि आपको सोसाइटी चलाने की वो बात तो हमने कर ली, तो सोसाइटी की जगह अपन एक एग्जांपल ले लिया कि एक हॉस्टल चलाना है या एक पीजी चलाना है, ठीक है। पीजी को आप कैसे, उसके अंदर हॉस्टल में लाइट होती है, आप सब हॉस्टल में रहे हो तो आपने देखे होंगे कि कोई बच्चा चलती लाइट छोड़ जाता है, कोई गीजर को छोड़ जाता है, कोई पंखे को छोड़ जाता है, राइट। अब आप ये चाहते हो कि उस लाइट जो उसका एफिशिएंट यूज़ हो, यानी वेस्ट ना जाए, जब भी काम हो तो काम के लिए यूज़ हो, राइट, आप ये चाहते हो। तो क्या करेंगे कि वो लाइट जो है वो वेस्ट ना जाए, क्या मैकेनिज्म आप कर सकते हो पूरे हॉस्टल के अंदर या पीजी के अंदर कि बिल्कुल एफिशिएंट यूज़ हो। दैट इज़ द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, राइट। सॉरी, क्या मैकेनिज्म करेंगे आप सोचें, क्या कर सकते हो आप कि एफिशिएंट यूज़ हो उस लाइट का, कोई भी बच्चा छोड़ करके ना जाए। मैं आपको बताता हूँ, 3 तरीके हो सकते हैं। फर्स्ट हो सकता है कि आप उसको एक लड़का रख लो कोई 10,000 20,000 में, जो भी उस सोसाइटी की वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग, और आप ये कहो कि जब भी बच्चे 9 बजे यूनिवर्सिटी चले जाते हैं क्लासेस के लिए, तब आप हर एक के रूम में जा जा करके देख करके आओ कि क्या कोई पंखा गीज़र लाइट ऑन तो नहीं, और बंद कर दो। आपने उसको 20,000 में रख लिया, राइट। तो एक तो ये मैकेनिज़्म हो गया। दूसरा मैकेनिज़्म एक ये हो सकता है कि आप ठीक 9 बजते ही कमांड आपके पास में रखें, आप 9 बजते लाइट कट कर दें, और जब 5 बजे बच्चे वापस आए तब लाइट ऑन कर दें, ताकि कोई भी पंखा कूलर फ्रीज हीटर चलता नहीं रहेगा, राइट। राइट, क्लियर हो गया। एक तीसरा मैकेनिज़्म भी है कि आप सब हर किसी के रूम के आगे सब मीटर लगा दो और उनको कह दो भाई आपकी मर्जी है, चाहिए आप ऑन छोड़ें चाहिए आप ना छोड़ें। आप उनको कह भी दोगे तो भी वो नहीं छोड़ेंगे, राइट। अब मैं तीनों मैकेनिज्म को अलग अलग तरीके से लेता हूँ। हमें तो एफिशिएंट बनाना था ना, तो अब आपको आइडिया आ गया होगा कि एफिशिएंट किससे बनेगा, लेकिन अभी इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड बातें हैं, वो सब करेंगे। देखिए, जो पहला मैकेनिज्म था उसके अंदर बेसिकली आपने सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया, किसी को भी डांटा नहीं, एक आदमी को रख लिया और वो सबके रूम जा जा करके अगर देख आए तो वेल एंड गुड, हर किसी का देख ले, वो काम कर ले 20,000 के लिए तो गुड। लेकिन एक क्वेश्चन उठता है कि अगर वो मान लीजिए 200 रूम है, तो अगर वो 60 रूम में देखेगा तो भी उसको 20,000 मिलेंगे, वो 100 में देखेगा तो भी 20,000 मिलेंगे, और उसको अगर वो देखेगा 200 में तो भी 20,000 मिलेगा। तो उसको कोई इंसेंटिव है क्या कि वो सभी रूम में जा करके चेक करे? नहीं, कोई इंसेंटिव नहीं है। यस, वो बात अलग है कि आपको काम करने की आदत है तो आप जा करके देख सकते हो, देन तो इससे अच्छा कोई सिस्टम नहीं है, राइट। तो इसके अंदर आप प्राइमरली बेसिक लेवल पे ये बोलोगे कि नहीं जी, वो क्यों देखेगा, उसको तो 20,000 मिलने हैं, वो सभी रूम में नहीं जाएगा, राइट। तो ये एक जो बेसिक मैकेनिज्म जिसमें हमने बात किया कि जो आपका गवर्नमेंट होगा वही प्लानिंग करेगा, वही सब चीज़ों को लेकर के चलेगा, उसके थ्रू आप चलोगे, राइट। तो इसको हम बेसिकली बोलते हैं कि सोशलिज्म। मैं टेक्निकल डेफिनेशन दूंगा, एक बार आप सोशलिज्म इस एंगल से समझें, राइट। देन दूसरा मैकेनिज्म जो कमांड का मैंने आपको कहा, राइट, ठीक 9 बजते ही आपकी बात ख़त्म हो जाएगा, वो लाइट कट हो जाएगा और 5 बजे से आ जाएगा। डेफिनेटली एफिशिएंसी तो है, लाइट वेस्टेज तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई बच्चा बीमार हो गया और वो हॉस्टल में ही है तो उसको लाइट तो नहीं मिलेगी, क्योंकि सेंट्रल पॉइंट से लाइट तो कट हो गई। तो यहाँ फ्रीडम नहीं रही, आपकी फ्रीडम खत्म हो गई, आपको जो दिया जा रहा है वो ही मिलेगा,
राइट। ये टोटली सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, कमांड इकोनॉमी बोल सकते हो। इस तरह की सोसाइटी को हम बोलते हैं बेसिकली, ये क्लासलेस सोसाइटी के ऊपर जो हम फोकस करते हैं, जहाँ पर कोई क्लास नहीं होती, दैट इज़ बेसिक फंडामेंटल ऑफ कम्युनिज्म, जिसमें कोई प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होता, कोई किसी की रिसोर्सेज पे ओनरशिप नहीं होती, राइट। सो पर्टिकुलर की, दिस इज़ बेसिकली कम्युनिज्म। तो पहले वाले का मैंने वीकनेस बताया कि उसको कोई इंसेंटिव नहीं है, इसलिए वो क्यों ज़्यादा देखेगा, राइट। दूसरे वाले में मैंने आपसे बात, जैसे कि आप देख सकते हो कि जो फिक्स सैलरी के ऊपर होता है उसको तो इतनी मिलनी है, चाहे कुछ करे चाहे ना करे, डेफिनेटली कुछ तो करना होता है, राइट। और नहीं तो उसको जो टाइम है, जो 5 घंटे गुजारने होते हैं गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर, उसको वो उसने वेस्ट किया है वो टाइम, तो और नहीं तो उसमें भी ऑनेस्टी दिखाने के लिए वो उसके प्रूफ ढूंढ के रखेगा। यानी अक्सर मैं मजाक करता हूँ मेरे कुलीग से कि गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर आपने जो वेस्टेज है उसका भी आप, यानी टाइम आप वेस्ट कर रहे हो लेकिन फिर भी प्रूफ रख रहे हो कि मैं ऑनेस्ट हूँ, समझ रहे हो। जैसे गवर्नमेंट के पैसे आते हैं तो उसको एक्सपेंडिचर करना होता है, राइट, करना होता है, तो आउटपुट पे इतना फोकस नहीं देता है, उसको बस डॉक्यूमेंट चाहिए। एक भी कोई कोई भी कुछ भी खरीदा तो उसका बस कोटेशन चाहिए, यानी डॉक्यूमेंट में सब कुछ पूरा चाहिए, रियलिटी में चाहिए आउटपुट आया हो ना आया हो। मैं ये कह रहा हूँ कि वेस्टेज को, जो आपने पैसे वेस्ट होते हैं, गवर्नमेंट सिस्टम में ऐसा ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि जो पैसे आपने वेस्ट किए उसमें भी आपने ऑनेस्टी दिखाने के लिए डॉक्यूमेंट रखना पड़ेगा कि देखो मैंने ईमानदारी से पैसे वेस्ट किए, ये देख लो, राइट। यानी आउटपुट नहीं आया, राइट। तो गवर्नमेंट सिस्टम में पैसे वेस्ट करने के लिए भी ईमानदारी दिखाने के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए। सो ये मैकेनिज्म पहले वाला, दूसरे वाला जो पहले सोशलिज्म वाला, दूसरा मैंने कम्युनिज्म वाला, बिल्कुल एक बेसिक्स एग्जांपल दिया। तीसरा एग्जाम्पल जो है सब मीटर लगाने वाला, उसमें पॉजिटिव चीज़ें काउंट करते हैं, राइट। उसमें पॉजिटिव बात ये है कि हर किसी का सब मीटर लग गया तो हर कोई अपना अपना टेक केयर करेगा, कोई आदमी रखने की ज़रूरत नहीं है, अपना ध्यान देगा वो बल्ब पे, लाइट पे। इवन अगर 1 महीना खुला छोड़ भी गया तो अब की दूसरी महीने ना वो गीजर दोबारा जाके देखेगा लॉक खोल के कि भाई ऑन तो नहीं रह गया है क्या, राइट। तो वो ऐसे देखेगा। तीसरा उसका जो दूसरा उसका बेनिफिट है वो ये होगा कि उसको एक इंसेंटिव है, राइट, कि वो जितना लाइट कम यूज़ करेगा उतना ही उसको खर्चा कम आएगा, ज़्यादा करेगा तो ज़्यादा आएगा। और पहला खुद केयर करेगा तो कोई केयर करने की ज़रूरत नहीं, दूसरा उसको खुद को लालच है तो खुद का खुद ही केयर करेगा, किसी दूसरे तीसरे आदमी की कोई नियम कानून बनाने की भी यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिक वर्क होने लग गया। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जो अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन उसको आप हॉस्टल नहीं दोगे, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था नहीं दोगे, राइट, तो समाज के अंदर अभी जैसे मैंने आपको इस बुक की बात की, राइट, तो समाज में जब इनइक्वालिटी आ जाएगी, अगर कोई एक तबका पढ़ नहीं पाएगा तो वो आपके ऊपर गुलाम हो जाएगा। और जब वोट आते हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वोट आ जाएंगे तो आप उसको कहोगे भी उस आदमी को वोट दे देना, तो उस आदमी को उसने वोट तो दे दिया, लेकिन वो उस आदमी को अब दिल से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है क्योंकि आपने दिलवाया है। तो जो आदमी जीता उसका, वो जो जीत गया वो जो रिप्रेजेंटेटिव बना वो सिर्फ चंद ही लोगों का बना जिन्होंने उनको वोट दिलवाए, उनका ही रिप्रेजेंटेटिव बना। लेकिन जब मिलिट्री बड़ी हो जाती है तो वो जो आदमी जीता है उसको हटा देती है, क्योंकि मिलिट्री को पता है कि इसके पीछे 5,000 लोग हैं जो बड़े पैसे वाले हैं और इसके पब्लिक तो है ही नहीं, और तुम हो 10 लाख, तो मिलिट्री इसको उसी टाइम हटा देगी। जब मिलिट्री हटा देगी तो मिलिट्री के अंदर तो पब्लिक से चुने हुए लोग नहीं होते, तो पब्लिक के लिए क्यों काम करेंगे, डेफिनेटली। तो ऐसा स्ट्रक्चर, वो जो पावर होता है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, राइट। और जैसे ही पावर का बैलेंस बिगड़ता है इंस्टीट्यूशन कोलैप्स करते हैं, अपनी मर्जी से लोग काम करते हैं और उसमें जो रूल बेस्ड सोसाइटी होती है वो कोलैप्स कर जाती है, और इंस्टीट्यूशन फेल होते ही उस कंट्री के अंदर सारी प्रॉब्लम्स राइज हो जाती है, कोई काम करने का तरीका ही ख़त्म हो जाता है, राइट। सो अगर हम गरीब तबके को नहीं लेकर के आएंगे, साथ में उसको नहीं ध्यान रखेंगे, तो डेफिनेटली हमारे इंस्टीट्यूशन कोलैप्स कर जाएंगे। और इंस्टीट्यूशन कोलैप्स करते ही एसिमोग्लो इसमें कहता है कि वाई नेशन फेल नॉट बिकॉज ऑफ
resources but because of weak policies, wrong policies, right? सो वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन सी पॉलिसी, लेकिन देखो बात तो नेशन सोसाइटी की हो रही है ना, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, राइट? तो अब मैंने जितनी आपसे बात की, इसमें मैंने बेसिकली ये बात किया कि 3 मैकेनिज़्म है, राइट? पहले मैकेनिज़्म की ब्यूटी थी कि वो सॉफ्ट कॉर्नर था, किसी को स्ट्रेस नहीं, अपने मैकेनिज़्म से जा रहे हो, वेस्ट हो रही है, कोई बात नहीं, एक आदमी है टेक केयर करने वाला, रिलैक्स सोसाइटी थी। लेकिन अगर वो काम करे, जो आपने 20,000 में रखा वो काम करे तो, राइट? लेकिन उसको कोई लालच नहीं है काम ज़्यादा करने का, या वो सभी 200 रूम को चेक करने का, राइट? इसलिए वो करेगा नहीं। एम्पिरिकली ऐसा हो रहा है, वो नहीं करता है, राइट? तो हालांकि मैं अभी यूएस का और एग्जांपल, जो ट्रम्प आया है उसके बारे में मैं एग्जांपल पे नहीं जा रहा हूँ, वो आ रहा है माइंड में बार बार, लेकिन हम बेसिक फंडामेंटल पे रहते हैं, राइट? उसकी ब्यूटी थी फर्स्ट की, लेकिन उसकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। मन तो हमारा सबका करता है कि वही क्यों ना अडॉप्ट कर लें जिसमें हम रिलैक्स रहेंगे, सब कोई केयर, लेकिन वो रिलैक्स क्या रहेंगे कि इनएफिशिएंसी आएगी, क्योंकि उसको कोई इंसेंटिव नहीं है काम करने का, इसलिए वो रूम चेक करेगा नहीं, और लाइट लाइट जो है वो एफिशिएंट होएगी नहीं, वेस्ट जाएगी, एक उसको भी रुपया और देना पड़ेगा, 20,000 रुपये, ये भी समझ रहे हो, वो भी एक इनएफिशिएंसी होगी। फिर उस आदमी का ध्यान रखने के लिए एक और रखना पड़ेगा, राइट? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कॉलेजों के अंदर ये कर दिया गया था, पीछे की बात है काफ़ी साल पुराने की, कि भाई उसी टीचर को प्रमोशंस और इम्प्रूव होगी जिसके बच्चों का रिजल्ट अच्छा रहेगा, और एग्ज़ाम जो है वो एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में इस तरह का चेक होने का मैकेनिज़्म था। तो इन्होंने आपस में सब ने सेट कर लिया कि भाई तू मेरा कर देना, मैं तुम्हारा कर दूंगा, ये सेटिंग बिठा ली। तो फिर गवर्नमेंट को, यानी इंस्टीट्यूशन को, यूनिवर्सिटी को लगा कि ये तो बात सारा दोबारा प्रॉब्लम हो गया। तो उन्होंने पहले तो वॉच करने के लिए उनको रखा, लेकिन उन्होंने वॉच करने वाले को भी कहा कि तेरे को क्या मिलता है, तेरे को हम दे रहे हैं, तो क्यों वॉच कराते हैं, ये ले एक्स्ट्रा दे देते हैं। तो यानी कि फिर उसके ऊपर एक और रखा, ये रखा, लेकिन उनको जब वो तो फिक्स मिलना है, लेकिन नीचे वाले उसको दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये सिस्टम फेल होता है और फिर एक किसी को रखना पड़ता है, फिर फेल होता है, फिर उसके लिए एक और रखना पड़ता है, और ये बड़ा होता जाता है और फेल होता जाता है। हालांकि अगर इसके अंदर कुछ सिस्टम हो तो ये अच्छा है, लेकिन अगर इमोशनल हो करके मैं आपसे बात करूं तो आई थिंक ठीक नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है सबसे ज़्यादा दुनिया में जो हार्मफुल चीज़ है वो क्या है? गुड इमोशन। मैं आपके प्रति बहुत अच्छे इमोशन रखूं तो डेफिनेटली वो सबसे हार्मफुल्स हैं। जैसे मैंने आपको इस केस में कहा कि इमोशनल होकर के आप ऐसा सोसाइटी का एक सिस्टम बनाते हैं, लेकिन वो कोलैप्स कर जाएगा, ये हमारे इमोशन से ही सबको ले बैठता है। हालांकि अभी आप उस लेवल को पकड़ रहे हो कि नहीं पकड़ रहे हो, ये अच्छी बात अभी पता नहीं मेरे को, लेकिन हाँ इमोशन की बात कर रहा हूँ, कि मैं ये कह रहा था कि ये जो सिस्टम है आपको अच्छा लगा कि हाँ यार ये सिस्टम सही है, इसमें कोई किसी को टेंशन नहीं है, रिलैक्स है, लेकिन ये गुड इमोशन जो अच्छे दिखाई देते हैं ये सबसे हार्मफुल चीज़ है, क्योंकि इसमें सारा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है, राइट? हालांकि मैं अभी टेक्निकल ज़्यादा बात नहीं करूँगा, हालांकि इसका मैं प्रूफ भी दूंगा जो कोर्स होगा उसके अंदर कि कैसे। दूसरा जो कम्युनिज्म था बेसिकली, उसके अंदर तो कमांड स्ट्रक्चर, क्लासलेस सोसाइटी, एवरीथिंग फ्रीडम वगैरह जो भी आपने बात किया, राइट? जो भी फ्रीडम का मीनिंग आपको सब एक तरह का मिलेगा। अब आप, आपको थाली के अंदर खाना एक तरह का सभी को मिले, किसी को सबको, किसी को सबको दूध मिलेगा, पराठे मिलेंगे, दही मिलेगा, ये मिल गया। अब किसी का मन में नहीं है भाई, किसी का कुछ और खाना है, लेकिन वहाँ तो नहीं मिलेगा, वो तो सब इक्वल है, एवरीथिंग इज इक्वल। सो आपकी फ्रीडम खत्म हो गई, राइट? तीसरा जो मैकेनिज्म है उसमें फ्रीडम तो है, तो आप अपने, लेकिन फ्रीडम है डेफिनेटली, जब चाहे जितनी चाहे लाइट ऑन कर सकते हो, और इंडिविजुअल टेक केयर करोगे तो सोसाइटी पे बर्डन भी नहीं है, तो रिसोर्सेज तो एफिशिएंट हो गया। लेकिन उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि जो लोग उस लाइट में, उस कमरे में लाइट का अफोर्ड नहीं कर सकते बिल, वो तो नहीं पढ़ पाएंगे, दैट इज़ द प्रॉब्लम, राइट? तो हमें उन तबकों का टेक केयर, जो पीछे रह गया उसको सिर्फ एक स्पेशल, जो तबका ऊपर है उसकी ये समझ होनी चाहिए कि अगर इस नीचे वाले को ऊपर नहीं लेके आया तो सारा स्ट्रक्चर कोलैप्स करेगा और तू भी डाउन हो जाएगा। जैसे हमने अभी आपको डिस्कस किया मैंने आपसे कि प्रॉस्पेरिटी इंडिविजुअल नहीं, कलेक्टिव होती है, शेयर्ड होती है हमेशा।
तो हालांकि ये जैसे जैसे समझ बढ़ेगी तो आपको क्लियर पता लग जाएगा कि प्रॉस्पेरिटी क्या होती है। ठीक है, आप लेबर आपके काम करती है तो आप कभी उसको कम नहीं देंगे। आपको पता रहेगा कि प्रॉस्पेरिटी कैसे आती है, और वो स्ट्रक्चर ही ऐसा बन गया तो वो लेगा ही, अपने आप देंगे नहीं एथिकली, वो लेगा ही ज़्यादा, अदरवाइज आएगा नहीं वो काम। वो सारे स्ट्रक्चर हम काम बताऊंगा कि वो सारे कैसे पैदा होंगे, लेकिन अभी मैंने बेसिक एग्जाम्पल दिया, वो क्लियर हो गया। अब देखिए, मैंने आपसे बात कही बेसिकली कि तीन मैकेनिज्म पे, पहला सोशलिज्म, दूसरा कम्युनिज्म, तीसरा मैंने कहा जो सब मीटर लगाने वाला, राइट। जो सब मीटर लगाया आपने आपने उसको लालच से जोड़ दिया, राइट। वो जो लालच से आपने जोड़ा, इसी लालच, ये जो लालच ये दिखाई देता है क्या? नहीं, ये दिखाई नहीं देता है। ठीक है, दिखाई नहीं देता है लालच, लेकिन है ना। इसलिए एडम स्मिथ ने इसको बोला इनविजिबल हैंड, ये ना दिखाई देने वाले इनविजिबल हैंड। तो अब मैं इनविजिबल हैंड की आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। सपोज करो कि आपके घर में जो ब्रेड है, राइट, आप बता सकते हो ब्रेड किसने बनाई है, कौन से हाथों से बनी है? किसी के हाथ के नाम बता सकते हो? मैं बताता हूँ, देखिएगा। मेरे को पता है, मैं किसी के हाथ के बता सकता हूँ कि किस हाथ से बना है। कैसे? देखिएगा, गेहूं बना लालच वाले हाथों से, गेहूं से आटा बना लालच वाले हाथों से, आटे से बेकरी में उसकी बुनाई हुई लालच वाले हाथों से, आपके घर में वो पैकेट बना लालच वाले हाथों से, आपके घर में डिलीवरी हुई लालच वाले हाथों में। तो सारा जो ब्रेड बनी है वो कौन से हाथों से बनी है? लालच वाले में। जब भी मैंने आपको कहा कि कौन से हाथों से बनी है, तो आपको ये हाथ नजर आए कि ये तो पता तो नहीं। अरे भाई, आप तो इकोनॉमिक्स के बच्चे हैं। इकोनॉमिक्स का बच्चा चीज़ों को फिजिकली कैसे देखेगा? फिजिकली हैंड को, वो इकोनॉमिक हैंड को देखेगा। अब आप, जैसे मैं, ये गिलास है, इसका एक एग्जांपल देता हूँ। ये गिलास पानी की है, राइट, इतना पानी बना हुआ है। तो साइकोलॉजी वाला आदमी अलग देखेगा, फिलोसफी वाला इसको अलग देखेगा, ज्योग्राफी वाला इसको अलग देखेगा, यानी साइंस का बच्चा, हर किसी का अलग एंगल है, इसके बहुत सारे एंगल हो सकते हैं, राइट। और बायोलॉजी वाला इसको अलग देखेगा, लेकिन इकोनॉमिक्स का भी इसका एक नज़रिया है कि इसके पीछे इकोनॉमिक आइडिया क्या लगा हुआ है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो इस गिलास के हजारों डायमेंशंस है, हर सब्जेक्ट के अपने अपने तरीके इस गिलास के बारे में सोचने का, लेकिन हमारा तरीका कौन सा होना चाहिए इसके बारे में सोचने का? इकोनॉमिक माइंड होना चाहिए। वो इकोनॉमिक माइंड क्या होता है, मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ, समझिएगा। एक बात बताएंगे आप कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है? मैं आपको क्यों एग्जांपल दे रहा हूँ ये, कि इकोनॉमिक्स का बच्चा कैसे सोचता है। देखो, याद करो, मैंने ये लेक्चर स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको कहा था कि आपका माइंड कैसा होना चाहिए, मैं उस पर फोकस करूंगा। तो अब धीरे धीरे मैं उधर ही जा रहा हूँ। सुनिएगा, फाइनल गुड्स क्या होती है? आप सब लोग जाओगे, आप कहोगे जो फर्दर प्रोडक्शन में नहीं जाती, राइट, ऐसे बोलोगे। नहीं, इस ये डेफिनेशन ठीक है, लेकिन आज से आपको कुछ मिलेगा नहीं, इंसाइट नहीं आएगा। मैं आपको बताता हूँ उसका इंसाइट देखिएगा। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में क्या डिफरेंस होता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल है। बस यही लेक्चर आपका बड़ा होगा, उसके बाद में तो लेक्चर आपके टू दी पॉइंट चलते रहेंगे, आप इंजॉय भी करोगे। ये लेक्चर इसलिए बड़ा होगा कि सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि हमें कैसा होना चाहिए। वो मेरा एक जम्मू कश्मीर से मेरा स्टूडेंट थे, तो उन्होंने पूछा मीडिया वालों ने कि आपको यहाँ से क्या मिला, तो उसने उसको जवाब दिया कि यहाँ से मेरे को ये समझ मिली गोपाली से कि जो हमसे इकोनॉमिक्स क्या चाहती है, राइट। वो कहता है कि हमसे इकोनॉमिक्स क्या चाहती है? अरे भाई, तुमसे चाहती है कि भाई तू इसको, इस ग्लास को समझ रहा है तो तेरा माइंड इकोनॉमिक माइंड बना। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ इकोनॉमिक माइंड का, सुनिएगा। फाइनल गुड्स, देखिए, आप सिर्फ फाइनल गुड्स पे फोकस मत कीजिएगा। डेफिनेटली फाइनल गुड्स की समझ आपको इंटरमीडिएट की होनी चाहिए, लेकिन अब मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि आपका इकोनॉमिक्स के बच्चे का माइंड कैसा होना चाहिए, राइट। वो फिजिकली सोचता है, हर बात को वो फिजिकली ले लेता है, राइट। जैसे मैं बहुत सारे एग्जांपल आपको दूंगा कि आप कैसे फिजिकली सोचते हो। यानी कि देखो, एडम स्मिथ इसको बात करें, को इनविजिबल है, वो दिखाई नहीं देता, लेकिन आप तो दिखाई देने वाले हाथ को पकड़ते हो। जैसे आपको मैं कहूँ, ये बताओ इंफीरियर गुड्स कौन सी होती है, तो आप कहोगे जी बाजरा, क्योंकि आपको इंफीरियर लगता है। कैसे कह दिया? फिजिकली। यानी आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो और फिजिकल एंगल घुसा रहे हो, तो आप ये कहोगे जी वो इकोनॉमिक एंगल कौन सा है। तो इसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ, समझो। 3-4 एग्जाम्पल दूंगा, आपकी क्लियरिटी आएगी। सुनो,
कैसे इकोनॉमिक का एंगल हम समझते हैं? तो देखो, जो पहले चलो हम वहीं से ले लेते हैं कि इन्फीरियर गुड्स कौन-सी होती है, उससे क्लियर कर लेते हैं। समझे इन्फीरियर गुड्स क्या होती है? अब आप एकदम रिलैक्स होके बैठिएगा। मैं आपसे कोई स्टोरी समझा रहा हूँ, इन्फीरियर गुड्स कहीं याद करने लग जाओ आप, नहीं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इन्फीरियर गुड्स यानी कि इकोनॉमिक्स का माइंड कैसे होता है, वो फिज़िकल नहीं होता है, चीज़ों को फिज़िकली नहीं देख रहा है, इकोनॉमिक एंगल से देख रहा है। वो माइंड कैसा होना चाहिए, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, राइट? और सुने, तो मैं आपको इन्फीरियर गुड्स का एग्जांपल देता हूँ। जो इन्फीरियर गुड्स के ऊपर जो पेपर पब्लिश हुआ है, राइट, वो जो गिवन गुड का बिहेवियर और इन्फीरियर गुड्स का जो बिहेवियर्स हैं वहाँ से पैदा हुआ, वो क्या है देखिएगा। मैं इन्फीरियर गुड्स पे सीधा सा चलता हूँ, ठीक है। होता क्या है कि आप सिंपल डेफिनेशन देते हो कि जिस गुड्स की इनकम बढ़ने से डिमांड गिर जाती है तो उसको आप इन्फीरियर बोलते हो। तो अब डेफिनेशन है आपकी ना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, स्टार्ट में जब मैंने क्लास स्टार्ट की 2017-18 में, तो मेरे पास 28 बच्चे थे। तो मैंने कूलर ले लिया, बड़ा कूलर जो सीधा लग गया, उससे रूम ठंडा हो जाता था। तो लेकिन जैसे मेरे पास 40 बच्चे हुए यानी इनकम बढ़ी। देखो, स्टार्ट में मेरे पास कूलर नहीं था, इनकम बढ़ी तो कूलर आया। तो जब इनकम बढ़ती है तो गुड्स की डिमांड बढ़ती है, उसको आप नॉर्मल गुड्स बोलते हो, ठीक है। मेरा आपको नॉर्मल गुड्स समझाने का टारगेट नहीं है। मेरा टारगेट ये है कि आपका माइंड कैसा होना चाहिए, उस पर फोकस रखें। इकोनॉमिक माइंड कैसे हो, इकोनॉमिक्स को समझते टाइम। तो जैसे मेरी इनकम बढ़ी, मैंने कूलर ले लिया। अब मेरे पास और बच्चे हुए, ज़्यादा इनकम बढ़ी, कूलर को मैंने साइड कर दिया, यानी इनकम बढ़ी, कूलर डाउन चला गया। अब कूलर मेरे को कहेगा कि भाई तू मेरे को कभी तो नॉर्मल बोलता है, कभी मेरे को इन्फीरियर बोलता है कि इनकम बढ़ने से डिमांड गिर जाती है। यस, डेफिनेटली यहाँ गुड्स पे इंपॉर्टेंस नहीं है, यहाँ इनकम के लेवल पे इंपॉर्टेंस है, यानी अगेन इकोनॉमिक एंगल है। समझ आई ना आपकी बात? अभी मैं और एग्जांपल देता हूँ, जैसे इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स का एग्जांपल देता हूँ, समझे कि ये जो लोहे की चादरें होती है ना, जो गाड़ी बनाने में काम आती है, गाड़ी की छत बनाते हैं उसमें काम आती है, घर में अगर भैंस के ऊपर छप्पर बनाने होते हैं उसमें काम आती है, अलग अलग जगह काम आती है। मैं उसका एग्जांपल देता हूँ, राइट। एक जो लोहे की चादर मैं ले आया घर में भैंस के ऊपर छप्पर बनाने के लिए, राइट। और एक लोहे की चादर ले गया मारुति कंपनी वाला, उसको उसके ऊपर लगाना है, राइट। अब लोहे की चादर तो जिस कंपनी में बनी है वो तो ऐसी बनी है, राइट, एज हम दोनों एक जैसे लेके आए। लेकिन देखिएगा, मैं जो लोहे की चादर लेके आया हूँ उसका कोई फाइनल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, उसका कोई और इनकम बनाने में यूज़ नहीं कर रहा हूँ, राइट। इकोनॉमिक यूज़ नहीं है उसका। लेकिन वो जो लेके गया है कंपनी वाला, उसका इकोनॉमिक यूज़ है। जब किसी चीज़ का इकोनॉमिक यूज़ होता है तो उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, और जब किसी का नॉन इकोनॉमिक यूज़ होता है उसको बोलते हैं फाइनल। इस बात पे फोकस रखिएगा, राइट। जब इकोनॉमिक यानी पैसे बनाने के अंदर यूज़ होगा तो आप उसको इंटरमीडिएट बोलेंगे, और जब आपका फाइनल यूज़ होगा उसका, सॉरी, नॉन इकोनॉमिक यूज़ होगा, देन आप उसको फाइनल बोलेंगे। अब और एग्जांपल लेते हैं, देखो अगेन इकोनॉमिक एंगल आया ना। आप फाइनल आप कहते हो पक गया इसलिए फाइनल नहीं। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, सपोज करो आप ब्रेड पकौड़े बना लेते हो तो वो फाइनल तो पक गया। आप फिजिकल देखते हो हर एंगल को, पका हुआ पकोड़ा जो है वो आपके अकॉर्डिंग फाइनल है। लेकिन नहीं, अगर कोई आप घर में ले आए तो खा लिए तो फाइनल है, नॉन इकोनॉमिक यूज़ हुआ। लेकिन वही पके हुए पकोड़ा कोई अपने चाय की दुकान में ले गया और उसने किसी को बेच दिया आगे, तो वो इकोनॉमिक है, राइट। तो उसने उससे पैसे बनाए, दैट इज़ द इंटरमीडिएट। समझ आई बात? उसके लिए इंटरमीडिएट तुम्हारे लिए, यानी अगर किसी गुड्स का यूज़ इकोनॉमिक है तो वो गुड्स इंटरमीडिएट है, अगर यूज़ नॉन इकोनॉमिक है तो वो फाइनल है। इससे आप ध्यान रखेंगे। तो देखो, इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक एंगल से सोचना पड़ रहा ना, इसे माइंड से। और एग्जांपल आप ले सकते हो, चाय की पत्ती है, आप लेके आए, दुकानदार लेके आया, आपने तो सीधा अपनी संतुष्टि के लिए यूज़ किया, यानी नॉन इकोनॉमिक यूज़ किया, और उसने यूज़ किया इकोनॉमिक और पैसे बनाने के लिए उसका। तो क्या हुआ वो, और उसने उसका इंटरमीडिएट यूज़ किया। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, इसका मीनिंग आपके पास पैसे जब बनेंगे तब आपके पास इंटरमीडिएट गुड्स ज़्यादा होगी, यानी जिसका आप इकोनॉमिक यूज़ कर रहे हो। आप मेरे को बताएं, क्या आपके पास ये आईफोन है,
इसका आप इकोनॉमिक यूज़ करते हैं या फाइनल करते हैं, यानी फर्दर पैसे के लिए यूज़ करते हैं या आप नॉन इकोनॉमिक यूज़ करते हैं। अगर आप इसके नॉन इकोनॉमिक यूज़ करने वाले साधन आपके पास ज़्यादा हैं तो आपके पैसे प्रॉस्पेरिटी यानी कम हो जाएगी, और जितनी ज़्यादा आपके पास इकोनॉमिक यूज़ करने के लिए चीज़ें ज़्यादा होगी, यानी उनको सबको बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड्स, जितनी ज़्यादा इंटरमीडिएट गुड्स आपके पास ज़्यादा होगी आपकी इनकम उतनी ज़्यादा हो जाएगी। सिंपल सी बात है। तो अब एग्जांपल देता हूँ, मेरे को बताएं, एसी जो आप यूज़ कर रहे हैं अगर वो आपके लिए नॉन इकोनॉमिक यूज़ है, उससे आप सिर्फ चलाए रहते हो, उस पर सारे दिन बेड पे पड़े रहना, तो आपकी प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी, आप डाउन जाएंगे डेफिनेटली। लेकिन आप काम करते टाइम उसको चलाते हो, रात सारे दिन काम करते हो, उसको आप रिलैक्स रह करके उसको आप रिलैक्स होने के लिए, ताकि गहरी नींद आ सके, उसके लिए यूज़ करते हो, डेफिनेटली वो इंटरमीडिएट है। स्विमिंग पूल आप घर में बनाते हो, ऐसे ही इट्स ओके, फ्यूडल की तरह आपने नहा लिए और नहा लिए, तो आप डाउन जाएंगे। लेकिन आप सारे दिन काम करते हो, इसलिए आपको रिलैक्स चाहिए माइंड, राइट, प्रॉस्पेरिटी प्रोडक्टिविटी मेंटेन रखने के लिए, तो आपकी डेफिनेटली आपकी प्रॉस्पेरिटी आएगी। अब आप सुबह उठते हो, नहा धो के बस में चढ़ते हो, जाते हो कहीं, तो बस में जाने में 1 घंटा लग जाता है, बॉडी में थक जाते हो, गर्मी है, सब लोग भीड़ में है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी गिर गई, राइट। लेकिन अगर आपके पास गाड़ी है और आपकी उसमें आप बैठ के जाते हो, तो जैसी आपकी प्रोडक्टिविटी है वैसा ही आपका होता है 1 घंटे तक ड्राइव करने में। इसका मीनिंग गाड़ी अगर आपके पास आपने घर में रखी है नॉन इकोनॉमिक यूज़ के लिए तो गरीबी आएगी, इकोनॉमिक यूज़ के लिए रखी है तो आपकी प्रॉस्पेरिटी आएगी, राइट। अब आप सोचिएगा, जितना जितना आपके घर में फाइनल गुड्स है आप गरीब होते जाओगे, जितनी जितनी घर में आपके पास इंटरमीडिएट गुड्स है आप अमीर होते जाओगे। वही गुड्स है, उसका यूज़ है। जैसे मैं ये कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये कैमरे के लिए अगर मैं सीधा रखता इट्स ओके, कभी निकाल लिया तो ये मेरे पैसे तो वेस्ट हो गए, यानी वो चले गए, ठीक है, वो संतुष्टि की एक अलग बात है कि संतुष्टि मिल गई। लेकिन अगर मैं इसका इकोनॉमिक यूज़ कर रहा हूँ, इससे पैसे कमा रहा हूँ, एसी से मैं पैसे कमा रहा हूँ क्योंकि इकोनॉमिक यूज़ है, लाइट लगी है, पीसी लगे हैं, राइट। तो ये सारे मेरे जितने भी मेरे पास चीज़ है, इवन ये टाई लगाई है तो ये मैं इकोनॉमिक यूज़ कर रहा हूँ, कपड़े मैंने पहने इकोनॉमिक यूज़ कर रहा हूँ, राइट, वॉच इकोनॉमिक यूज़ कर रहा हूँ, गाड़ी इकोनॉमिक यूज़ कर रहा हूँ, राइट। अगर मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, थोड़ी पर्सनल बात है लेकिन आप देखिएगा, एक बॉडी वॉश बॉडी में क्यों क्यों यूज़ करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट वो बॉडी वॉश, जैसे सपोज करें ये आपका बॉडी वॉश है, ये स्ट्रेस रिलीफ बॉडी वॉश होता है, तो वन ऑफ द बेस्ट, मैं इसको कोई एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ। जितना आपने काम किया सारे दिन, अगर आप थके हुए हैं तो इसका अगर आप यूज़ करते हैं तो टोटली सुबह आप उठेंगे तो रिलैक्सड डेफिनेटली। ये डॉक्टर रिकमेंड भी करते हैं, इंडिया में कम चलता है, डेवलप्ड कंट्री में जहाँ काम ज़्यादा है, और डेवलप्ड इसलिए है, आपको ऐसे लगता है कि वो अमीर इसलिए कि उनके पास तो बहुत लग्जरी लाइफ है, बहुत उनके पास गाड़ी है, घर हैं, ये सब स्विमिंग पूल है, नहीं, वो अमीर इसलिए हैं कि उनके पास सारी चीज़ें इंटरमीडिएट हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप मेरे को ये बताओ, आप पैसे वाले होंगे तो कंप्यूटर लैपटॉप लाओगे, लैपटॉप लाओगे तो पैसे वाले होंगे। इकोनॉमिक्स ये कहती है कि आप लैपटॉप लाओगे तो पैसे वाले होंगे। आप समझ रहे हो, ये बहुत बेसिक लेक्चर है आज आपका, ये इसके ऊपर लेक्चर है कि आपका माइंड कैसा होना चाहिए, राइट। लैपटॉप आप कहाँ से लाओगे, वो फाइनेंशियल मार्केट आपको सपोर्ट करेगी, जिसको स्टॉक मार्केट बोलते हैं। स्टॉक मार्केट इज नॉट ए गैम्बलिंग, राइट, ये ध्यान करने वाली बात है। स्टॉक मार्केट एक प्रोडक्शन करने का तरीका है। एनीवे उसको बाद में जब क्वेश्चन आएगा तो उस पर भी मैं बोलूँगा पूरा, जितने क्वेश्चंस आएंगे उस पर मैं आपको डिटेल में एक एक इस तरह से खोलूँगा क्वेश्चंस को कि आपके पेपर रुकने वाले नहीं है, क्योंकि माइंड बिल्कुल अंदर से खिल जाएगा जैसे गुलाब खिलता है पूरा, राइट। तो आपके क्वेश्चंस कभी नहीं रुकेंगे। तो एनीवे मैं आप में अभी इतने एग्जाम्पल मैंने दिए, तो अब आप अंदाज़ा लगाओ अपनी लाइफ में जितना इकोनॉमिक यूज़ होगा, जितनी जो चीज़ें उसका इकोनॉमिक यूज़ करोगे आप, उतनी प्रॉस्पेरिटी आती है। किताबें हैं वो पढ़ते हो, इकोनॉमिक यूज़ हैं, राइट। आपने जो जो काम करते हैं, जितना भी आपके पास चीज़ें हैं, अगर उसका आप इकोनॉमिक यूज़ कर रहे हैं तो आपकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ती जाती है। समझ आ गया, यानी जितनी इंटरमीडिएट गुड्स, ज़्यादा गुड्स वही रहेगी बच्चे, गुड्स वही है, उसको आप इंटरमीडिएट बोल दो, उसको फाइनल बोल दो, वो यूज़ पे डिपेंड है। आप उसको फिजिकली मत देखना। दिक्कत ये थी कि आप पके हुए भोजन को आप फाइनल देख रहे थे, राइट, नो, ऐसे नहीं देखना है, यूज़ देखना है आपको। अगर यूज़ इकोनॉमिक है तो वो फाइनल इंटरमीडिएट है, यूज़ नॉन इकोनॉमिक है तो वो फाइनल है, राइट। तो अगर प्रॉस्पेरिटी इस बात पे डिपेंड करती है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी,
बहुत सारे डिबेट है, लेकिन मैं बेसिक बात कर रहा हूँ। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इस बात पे डिपेंड करती है, कॉमन सेंस यही है, राइट। वो जो हाई इंटेलेक्चुअल की बात होती है कि प्रॉस्पेरिटी इन चीज़ों पे, इट्स ओके, वो अलग बात, मैं आपको फंडामेंटली बात कर रहा हूँ, राइट। सुने, अगर प्रॉस्पेरिटी जो है, जितनी ज़्यादा इंटरमीडिएट गुड्स होगी उतनी ज़्यादा इनकम, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आपकी आ जाएगी, राइट। चीज़ वही रहेगी, उसका यूज़ होगा। आपके पास बाइक है, इंटरमीडिएट यूज़ है, आप देखे हो दूध का काम करते हो, फ़ोन है, इस फ़ोन में तो इतने इंटरमीडिएट काम हो सकते हैं। आप कोई बिजनेस करते हो, उसी टाइम फ़ोटो बनाया, रील बनाई, डाल दिया सोशल मीडिया, सब एडिटिंग कर सकते हो, किसी से दूसरे से आप संपर्क कर सकते हो, व्हाट्सअप, ये सब दुनिया में। तो व्हाट्सअप के यूज़ है, इकोनॉमिक यूज़ के लिए आई है, दूसरों की प्रॉस्पेरिटी देती है लोगों को, क्योंकि इकोनॉमिक यूज़ है। तो वेस्ट यानी अमेरिका इकोनॉमिकली इसलिए प्रॉस्पर है कि वहाँ पर हर एक चीज़ का वो इकोनॉमिक यूज़ करते हैं। गाड़ी आपको उनकी लग्जरी दिखाई देती है, लेकिन लग्जरी का वहाँ कंसेप्ट नहीं है। एक्चुअल में वहाँ जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो उसका इंटरमीडिएट यूज़ है। जैसे जैसे आप किसी भी चीज़ का इंटरमीडिएट यूज़ करते जाते हो, प्रॉस्पेरिटी अपने आप आई। इंटरमीडिएट का भी नहीं, इकोनॉमिक यूज़ करना है उसको, फर्दर समझ रहे हैं ना आप। दैट इज़ द पॉइंट। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि जितनी जितनी इंटरमीडिएट गुड्स होती जाएगी, प्रॉस्पेरिटी आती जाएगी। क्लियर हो गया? तो मैंने 3-4 आपको एग्जांपल दिए। इसका चलो ये इंटरमीडिएट वाली क्वेश्चन पे ज़्यादा एम्फेसिस मैंने दे दिया ताकि आप लाइफ में भी उसका यूज़ समझ सकें, राइट। इंस्टाग्राम का अगर आप यूज़ इकोनॉमिक कर रहे हो तो प्रॉस्पेरिटी आएगी। अगर इंस्टाग्राम का यूज़ आप नॉन इकोनॉमिक कर रहे हैं, जस्ट इट्स ओके, एंजॉय एंजॉय, तो आप लाइफ में डाउन होते जाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि जितना आपकी लाइफ में इंटरमीडिएट गुड्स होगा, एक एंगल से आपको लोगों को लगेगा कि ये तो इसकी लग्जरी लाइफ है, लेकिन उसके लिए वो मजबूरी होती है, लग्जरी लाइफ नहीं होती। गाड़ी रखना है, स्विमिंग पूल बनाना है, कॉस्मेटिक यूज़ करना है, एसी यूज़ करना है, ये कैमरे यूज़ करना, ये मजबूरी है, क्योंकि इनकम का इसका इकोनॉमिक यूज़ है, राइट। सो इस वजह से हम उसको देखते हैं, राइट। तो हर कोई जो इकोनॉमिक्स को जो देखेगा, ये एंगल, जैसे मैंने आपको कहा कि वापिस जाता हूँ उसी जो एग्जाम्पल था उसका, जस्ट पीजी का, तो वहाँ पर था सबसे पहले लालच। तो लालच को एडम स्मिथ ने कहा इनविजिबल, राइट। इनविजिबल का मैं एक्सप्लेन करते करते मैं चल रहा था, तो मैंने कहा कि आप हमेशा फिजिकल सोच लेते हो, आपको फिजिकल नहीं देखना है, इकोनॉमिक एंगल देखना है। और इकोनॉमिक एंगल आंखों से दिखाई नहीं देता है, वो होता है लेकिन आंख दिखाई नहीं देती, वो लालच है, राइट। सो इसलिए उसको इनविजिबल बोला है। आपको ये दृष्टि मेंटेन रखनी है जब आप फंडामेंटल इकोनॉमिक्स समझे, तो क्लियर है। तो इस माइंड सेटअप को बनाना है। तो अब समझे कि उसको आपने कहा कि जो लालच से जोड़ा, उसका एडम स्मिथ ने नाम दिया कि इनविजिबल हैंड। उसी का ही दूसरा नाम है फ्री मार्केट, राइट। यानी कि फ्री मार्केट का मीनिंग, जो मार्केट का क्या मीनिंग है, इसको मैं तोड़ के समझाता हूँ। फ्री और मार्केट दोनों क्या चीजें हैं? मार्केट का मीनिंग है लालच, राइट। आप ये नहीं है जो आप किताबों में पढ़ते हो लोकल टेक्स्ट बुक के अंदर, कि मार्केट का मीनिंग हम जहाँ पर जा करके चीज़ों को खरीदते और बेचते हैं, चाहे वो फ़ोन पे हो जाए आजकल। नहीं, नहीं, ये इकोनॉमिक्स में इस मार्केट का कोई लेना-देना नहीं। ये तो मार्केट अपने दादा भी जानते थे, इसको वो मार्केट बोलते थे। ये मार्केट वो नहीं है। मार्केट का मीनिंग है कि वहाँ पर लालच लगा है कि नहीं लगा है। जगह नहीं होती है वो जगह नहीं है। कोई भी काम करने में अगर आपका लालच जगा है, तो डेफ़िनेटली वहाँ अच्छा होगा। लेकिन अब आप लालच कहोगे, जी लालच तो बुरा होता है। यस, लालच अगर एक जगह लगा हो तो बुरा होता है, लेकिन सारी जगह लालच लग जाए और बहुत सारा लालच लग जाए, तो उस लालच में लोग अपने आप अच्छा करेंगे। जैसे अब मान लीजिए आप ऑनलाइन कोचिंग लेते हो, तो जो अच्छा नहीं देगा, उसका आप नहीं लोगे। लालच ये कितना ही करे। तो लालच जो है, उस लालच जो होता है, जो मैं सेल्फ इंटरेस्ट बोल रहा हूँ, सेल्फ इंटरेस्ट इज़ नॉट मायोपिक सेल्फिशनेस। उसको समझते हैं, अभी इसी टॉपिक पे हम बात करते हैं। तो ये जो फ्री मार्केट है, फ्री मार्केट दोबारा बोलता हूँ, सबसे पहले हमने बात की कि
उसको जो आप बोलते हैं उसको हमने लालच सब मीटर लगा दिया। लालच को एडम स्मिथ ने नाम दिया इनविजिबल हैंड। तो इनविजिबल को समझने के लिए आपने जो यूज़ किए कि इनविजिबल यानी वो इकोनॉमिक सेंस है, वो इनविजिबल, वो दिखाई नहीं देता, वो फिजिकल की तरह नहीं चलता। तो उसको मैंने समझाने के लिए 3 आर्गुमेंट किए आपसे, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, राइट? और फाइनल गुड्स, ऐसे-ऐसे एग्ज़ाम्पल दे करके 4-5 एग्ज़ाम्पल मैंने दे करके आपके माइंड को ऐसे बनाया कि आपको इस गिलास को इकोनॉमिक एंगल से देखना है, राइट? कि ये गिलास में पानी कैसे बना है, कि गिलास साफ-सुथरी पानी आया है, तो किसी ने इसको ऐसे दिया है, पानी वाले ने पानी साफ इसलिए दिया कि उसका लालच था, गिलास वाले ने अच्छी इसलिए बनाई कि तभी लोग खरीदेंगे। तो इसके अंदर पूरा का पूरा लालच लगा है। अगर ये भी गवर्नमेंट का होता तो मैं गारंटी देता हूँ ऐसे-ऐसे कुछ बना हुआ उसमें होता, पानी भी पता नहीं साफ होता कि नहीं होता, राइट? क्योंकि उसमें कोई लालच नहीं है। क्योंकि यहाँ लालच है इसलिए अगर वो सही नहीं करेगा तो उसका कोई लेगा नहीं, इसलिए मजबूरी हो गई लालच। यानी लालच जो है वो जीवन जीने के लिए, यानी अपनी 2 रुपए की कमाई करने के लिए उसको मजबूरी में आपको अच्छा करना पड़ रहा है। यानी जो इसी को एडम स्मिथ ने बोला सेल्फ इंटरेस्ट, खुद का लालच। और वो तब पूरा होता है जब आप दूसरे को अच्छा कर देते हो। कब? जब बहुत सारे लालच फैल जाए तो। अब आप कोचिंग सेंटर में मेरा अगर लालच है तो वो तब पूरा होगा जब मैं दूसरों को अच्छा, आपको अच्छा करूंगा, अदरवाइज आप लोगे नहीं, राइट? इसलिए मैं जनरली बोलता हूँ कि ये जब सेल्फ इंटरेस्ट वर्क करता है तो लालच, कोई काम करने लगता है तो लालच मेरा तब पूरा होगा जब मैं आपका अच्छा कर दूंगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट में कोई बैठा है तो उसमें कोई गारंटी नहीं है कि वो उसको उसको इनकम तब मिलेगी जब वो आपका अच्छा करेगा। नहीं, वो ऐसा कोई लेना देना नहीं, आपका अच्छा करे ना करे वो तो उसको तो होना ही होना है अच्छा, राइट? वो भी लिमिट है कितना का गवर्नमेंट जॉब में आदमी कमा लेता है। डेफिनेटली इंस्टीट्यूशन की ब्यूटी है, उस पर मैं इंपॉर्टेंस क्लियर बाद में बात करूँगा, सुनिएगा अभी। तो जब मैंने ये इस बात को कहा कि वो जो मैकेनिज्म है सबमिट लगाने वाला, उसमें लालच था, राइट? लालच को एडम स्मिथ ने इनविजिबल कहा, उसी का नाम फ्री मार्केट है। तो जब मार्केट और फ्री 2 बातें हो गई, तो जो मार्केट को जब मैं बोल रहा हूँ ना, मार्केट जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे, यहाँ पर मार्केट का मीनिंग है कि क्या लालच लगा हुआ है कि नहीं है। अगर लालच नहीं लगा हुआ तो मार्केट नहीं है। अब दिक्कत ये है, आप जिस माइंडसेट से पढ़ते हो, अपने घर में आप बड़े हुए हो, आप तो ये पढ़ा है कि लालच तो बुरा होता है, लालच तो बुरी बला है, राइट? अगर लालच बुरी बला है तो आप कॉलेज में जाते हो, अपनी जो किताबें होती है वो आप अपने बैग में क्यों डालते हो? अपने पड़ोसी के, अपने दूसरे दोस्त के बैग में डाल दो कि ले आज तू ले जाना और तू रख तेरे पास। समझ रहे हो ना? आपके अच्छे जूते वो पड़ोसी को दे दो। नहीं, आपको नहीं भाई ऐसे क्यों दे दो, तो मेरे हैं, तो लालच है ना। लालच बुरी बला नहीं है। लालच कैसे कि वो सिर्फ मेरा हो जाए और किसी में कुछ ना करना, सब मैं गवर्नमेंट से कानून बनवा लूँ, बस मैं ही बेचूँ, मेरी मर्जी, लोगों को दूँ ना दूँ, कितना घटिया क्वालिटी का दूँ, लेकिन फिर भी लोग मेरे से आके लेके जाएंगे, राइट? ये बुरा है। लेकिन अब देखिए, सुनिएगा, आप ये तभी होगा ना जब आप मेरे से ही लेके जाओगे, सिर्फ मैं अकेला ही रहूंगा। ये कब पॉसिबल हो सकता है? ये 3 कंडीशंस में पॉसिबल हो सकता है। या तो पॉसिबल हो सकता है कि मेरी आवाज़ गाने की ऐसी हो, मेरा खाना बनाने का ऐसे हो, मेरे में एक हुनर ऐसा हो, दूसरा कोई इसमें इसके मुकाबले में है नहीं। तो मैं जो मर्ज़ी चार्ज करूँगा। डेफ़िनेटली आप पे भी करेंगे क्योंकि आप खुश होंगे, क्योंकि इस जैसा कोई है नहीं, तो आपको संतुष्टि मिलेगी तभी पे करूँगा। इसके अंदर तो कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं हुआ है। लेकिन दूसरी साइड जो सबसे खतरनाक है वो ये है कि गवर्नमेंट से कानून बनवा लूँ कि और कोई ना आए, सिर्फ़ मैं ही रहूँ। अब अब मैं मेरी मर्ज़ी जैसे करूँगा। जैसे देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया को नहीं लूटा। ये बात बहुत गलत समझाई गई कि कंपनी ने इंडिया को लूटा, नहीं। गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कानून बनाया कि और कोई कंपनी आएगी नहीं। इसका मीनिंग गवर्नमेंट ने के थ्रू जब कानून बन के मोनोपोली बन जाती है तो वो लूटता है। अगर सुनिएगा, मैं अकेला मेरा मोनोपोली बना लेता हूँ, जैसे इलोन इलोन मस्क ने अभी मोनोपोली बनती जा रही है उसकी, वो मोनोपोली नुकसानदायक नहीं है। क्यों? इलोन मस्क ने मोनोपोली बनाई है मेहनत करके, कॉस्ट रिड्यूस करके। कैसे कॉस्ट रिड्यूस होती है तो मोनोपोली बनती है, समझे? जब पहले टावर लगते हैं, इंटरनेट की रेंज आती है फ़ोन में, राइट? तो उससे होता ये है बच्चे कि टावर चलाने के लिए ऑयल डालना पड़ता है, फिर उसको मेंटेन करना पड़ता है, बहुत कॉस्ट आती है, तब रेंज आती है।
लेकिन अगर आपने स्टेलाइट भेज दिया तो एक स्टेलाइट ही पूरे पूरे दुनिया के अंदर वो सब इंटरनेट भेज रहा है, तो कॉस्ट कम हो गई, ऊपर से टावर चलाने ही नहीं पड़े। अदरवाइज़ तो एक गाँव में एक टावर होता है, कितने शहर, सिटी कितने-कितने टावर होते हैं, अब टावर इतने चलाने की और ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, एक के थ्रू चलेगा तो कॉस्ट कम हो गई। जैसे ही कॉस्ट कम हो गई, तो कोई आपको इंटरनेट जो है, जैसे ये फ़ोन है, कोई आपको अम, इंटरनेट की सर्विस ₹500 में दे रहा था, लेकिन उसके उसने स्टेलाइट भेज दिया तो उसकी कॉस्ट 300 हो गई, तो 300 दे रहा है। अब दूसरे वालों की इतनी कंपटीशन है ही नहीं कि वो 300 में दे रहे, तो मोनोपोली बन गई। ये मोनोपोली नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि वो आपको कॉस्ट से, जो पहले वाली कॉस्ट थी उससे वो प्रोडक्टिव होकर के आपको सस्ते में दे रहा है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है, राइट? लेकिन गवर्नमेंट क्रिएटेड मोनोपोली घटिया चीज़ बनाएगा और फिर महँगा देगा, वो इनएफिशिएंसी आ जाती है। अगेन इनएफिशिएंसी इज़ अ प्रॉब्लम। सो मोनोपोली अगर गवर्नमेंट थ्रू क्रिएटेड है तो प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? तो ये इलॉन मस्क का मैंने एग्ज़ाम्पल आपको दिया। अब इलॉन मस्क को भी कोई तोड़ देगा कभी, क्योंकि एप्पल की जितनी मोनोपोली थी तो ऐसे सोचते थे कि नहीं एप्पल को तो कौन तोड़ पाएगा। लेकिन अब जब टेस्ला का फ़ोन आने की बात हो रही है, सब हो रहे, तो एप्पल के और इन सब के होश उड़े हुए हैं कि कितनी सस्ते सब हो जाएगा। ऐसे फ़ोन आने वाला है कि वो रिचार्ज ही नहीं करना पड़ेगा, सिम ही नहीं डलेगी, उसको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। कॉस्ट बहुत कम हो गई हर किसी की, और कहीं पहाड़ों में जाओ, कहीं जाओ, दूर जाओ, रेगिस्तान में जाओ, कहीं ऐसे इलाके में जाएँ तो भी इंटरनेट चलेगा। तो और वो टेक्नोलॉजी अभी उन्होंने डेवलप की नहीं है एप्पल ने स्टेलाइट वाली, तो डेफ़िनेटली उनको वो मोनोपोली टूटेगी अभी। तो ये मोनोपोली नुकसानदायक नहीं है, ये लालच में मोनोपोली बनी है और कॉस्ट रिड्यूस करके बनी है। इसी को हम मार्केट बोलते हैं, राइट? ये सही लालच है, दैट इज़ राइट। आप जिस लालच की बात करते हो, वो लालच वो है कुलालच, जो गवर्नमेंट के थ्रू बन जाता है कि आपको तो लेगा। जैसे सरकारी कर्मचारी है, वो आपके सिर पे आके बैठ गया है, वो बैठाएगा ही, पे भी लेगा, काम करे ना करे, वो मोनोपोली हो गई उसकी, समझ रहे हो ना? दे कि वो साइन करेगा तो ही होगा, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं है। ये प्रॉब्लमैटिक चीज़ है। तो आप इसको, आई थिंक आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया है। तो अब समझिएगा, हम मैं आपका सारा लेक्चर इसी बात पे ले रहा हूँ कि माइंड कैसा होना चाहिए इकोनॉमिक्स को समझने के लिए, राइट? तो अब हम बात पे चलते हैं कि उसी को तो हमने बोला लालच यानी इंटरेस्ट, उसी को ही हमने दूसरा नाम दिया वो सबमीटर लगाने वाले को, एडम स्मिथ ने बोला इनविजिबल। उसी का ही तीसरा नाम है फ्री मार्केट। तो मार्केट जब आप इकोनॉमिक्स में बोलेंगे, याद कर लेना, ध्यान समझ लेना, मार्केट का मीनिंग है कि कोई भी काम करते टाइम उसमें लालच लगा हुआ है एक नहीं, राइट? आप कहो जी लालच तो हर जगह होता है, नहीं नहीं, वो लालच का मीनिंग ये होता है कि पब्लिक के अंदर से, लार्ज नंबर ऑफ मासेस के थ्रू, मासेस के अंदर लालच गुजर रहा है कि नहीं। अगर वो एक दो जगह लालच लगाए, वो लालच, वो फ्री मार्केट नहीं है। when self interest flow among the masses, that is the market। जैसे मार्केट में अगर आप जाओगे तो वहाँ ज़्यादा बेचने वाले, ज़्यादा खरीदने वाले मिलेंगे, तो उनका सबका आपस में लालच है, दैट इज द सेल्फ इंटरेस्ट, दैट इज द मार्केट। तो उस मार्केट को खरीदने बेचने को मत देखो, वह बहुत सारे लोगों के पास लालच है, खरीदने वाले बेचने वाले सबके पास लालच है, बहुत सारे लोगों। मैंने एक डेफिनेशन दिया आपको, when the self interest flow among the masses, पब्लिक के अंदर से जाता है, राइट? दैट इज द मार्केट। और इसके लिए कोई जगह होने की जरूरत नहीं। तो आप कौन से माइंड से सोचोगे इकोनॉमिक, जैसे ही आप मार्केट का बोलते हो आप फिजिकल सोच लेते हो कि ठीक है वहाँ मिलते हैं बिचरते हो, वो सब मार्केट है। नहीं भाई, वहाँ मार्केट का इश्यू कैसे हो सकता है? खरीदने बेचने को मार्केट बोलते हो, यस। हम वहाँ उस चीज़ को मार्केट बोलते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है, जो भी एक्सचेंज हो रहा है, उसमें, उसके अंदर लार्ज स्केल पे लालच है या नहीं, मासेस के अंदर लालच है कि नहीं है वहाँ पर, राइट? तो आप समझ गए होंगे। देन फ्री होने का मीनिंग, ये लालच कब हो सकता है? अभी जब मैंने आपको बोला कि अगर गवर्नमेंट ने कानून बना दिया तो लालच मासेस के अंदर से नहीं जाएगा। ये मासेस के अंदर से तभी जा सकता है जब ये गवर्नमेंट का रोल यहाँ ना हो, इसलिए उसको बोला फ्री मार्केट। समझ आ गया? तो पहला लालच, एडम स्मिथ ने उसको बोला इनविजिबल हैंड। तीसरा, इसको मैंने नाम दे रहा हूँ आपको, फ्री मार्केट। चौथा, इसी चीज का नाम है कैपिटलिज्म। अब कैपिटलिज्म के दो वर्जन है। एक कैपिटलिज्म जो मार्क्सिस्ट पढ़ाते हैं, जिसमें एक बड़ा हो जाता है, बहुत पैसा हो जाता है, दूसरों को लूटता है, क्लास वाला कैपिटलिज्म। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो डेड हो गया क्लास वाला।
जो जिसको इकोनॉमिक्स में आप कैपिटलिज्म पढ़ते हैं बेसिक फंडामेंटल में, दैट इज द फ्री मार्केट कैपिटलिज्म, राइट। कैपिटलिज्म का यहाँ पर सेंस, ये जो कैपिटलिज्म का सेंस है वो ये है कि कैपिटल हर किसी के पास अवेलेबल होती है। आज आप बैंक में जा कर के कोई लोन ले सकता है और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है या फाइनेंशियल मार्केट से उठा सकता है। यस, वो जो मार्क्स जिस कैपिटलिज्म की बात करते हैं वो कभी एक कुछ लोगों के पास पूंजी, वो जमाना गया, आज हर किसी के पास पूंजी हो सकती है, राइट। नहीं भी है तो भी आप फाइनेंस करके लोन करके कुछ भी काम कर सकते हो। एनीवे, अब मैंने 4 नाम सजेस्ट किए। वो पहला लालच, उसको नाम लिखा सेल्फ इंटरेस्ट, तीसरा उसका नाम लिया फ्री मार्केट, चौथा उसका नाम दिया कैपिटलिज्म। अब आप अपने नोट्स के अंदर, जो आपको नोट्स में दूंगा, जो बात मैं कर रहा हूँ उसके नोट्स भी दूंगा, जो नोट्स आपको मिलेंगे उसमें आपको लिखा हुआ होगा कि सोशलिज्म, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म, या उसके अंदर लिखा हुआ होगा कैपिटलिज्म के आगे सब पार्ट बने होंगे, उसमें लिखा होगा सेल्फ इंटरेस्ट, फ्री मार्केट, इनविजिबल, राइट। ये सब चीज़ें उसके अंदर होगी, तो ये उसके नाम हो गए, राइट। अब आपको ये बात समझ आया कि किस एंगल से सब्जेक्ट को समझना है। अब लार्ज नंबर होंगे तभी वो मार्केट बनेंगे ना, इसलिए हम ये बोलते हैं, मैं बच्चों को एक स्टेटमेंट देता हूँ अक्सर कि मार्केट मैकेनिज्म, ये तीनों जो मैकेनिज्म थे उसके अंदर से मार्केट मैकेनिज्म इज द बेस्ट वे टू जनरेट द एफिशिएंसी। अब आप ये कहोगे जी ये तो ठीक है, आपने तो फ्री मार्केट वाले ले लिया, लेकिन उस बच्चे का क्या करोगे जो पे नहीं कर सकता। यस, उसके लिए हम कोई सपोर्ट करवाने के लिए रिजर्वेशन, कोई डायरेक्ट ट्रांसफ़र, कुछ मैकेनिज्म रखेंगे। तो एक तरह का ये बहुत कम गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, मिनिमम गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, और ज़्यादातर सेल्फ इंटरेस्ट। इसको एक तरह से मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी ऐसे नहीं है, मिक्स्ड इकोनॉमी डिग्री का डिफरेंस है, बहुत कम गवर्नमेंट का रोल होगा, ज़्यादा ओनरशिप जो होगा वो लालच होगा, और लालच होगा तो प्राइवेट होगा। यानी क्या, फ्री मार्केट की आइडियोलॉजी है कि अब लालच कब होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। भाई लालच कब होगा बताएं। लालच किस चीज, कौन सी चीज ऐसे है जिसके ऊपर सवारी करके लालच आगे जाएगा, लालच फैलेगा, कौन से बेस के ऊपर। एक एग्जांपल दें, आपने अगर आपको ये कह दिया जाए कि ये जो जो गाय या भैंस आप आपके घर में रखते हो, ये आपकी नहीं है, तो आपको कोई लालच नहीं है, राइट। अगर आपकी हो जाती है तो आप उसको संभाल के रखते हो, उसका टेक केयर करते हो, उसको नहलाते हो, उसको अच्छा खाना खिलाते हो, राइट। तो फालतू के आवारा पशु को आप नहीं खिलाते हो। इसका मीनिंग लालच तब काम करता है जब प्रॉपर्टी राइट डिफाइन हो जाता है। जैसे आपको मैं और एग्जांपल दूँ, जैसे आप बस में जाते हो बैठ करके, तो उसके जो सीट होती है वो आप कैसे ही नाम लिख देते हो, गंदा कर देते हो, आप केयर नहीं करते। लेकिन वही आपकी गाड़ी की होती है, आप केयर करते हो। क्यों भाई? क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी राइट डिफाइन हो गई। तो ये जो लालच है ये प्राइमरली वर्क तभी करेगा जब क्लियरली प्रॉपर्टी राइट डिफाइंड होंगे कि ये मेरा है, तो उसमें लीगल तरीके से राइट। तो गवर्नमेंट का काम क्या है कि वो प्राइवेट जिसकी जो प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करे, ताकि लालच लोगों के अंदर से बनता रहे। जैसे आप कोई भी चीज़ बना रहे हो तो उसको आप ही बेचोगे तो आपको ही रिवार्ड मिलेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, समझो। अभी ना एक जेड लाइब्रेरी थी ऑनलाइन, वो कोई भी बुक्स इवन वो पब्लिश ही नहीं हुई, मैं आपको दिखाता हूँ एक वो बुक्स, जस्ट फिर एग्जांपल देता हूँ। देखिएगा, ये फिशर का, मैं 2012 से इसके लगातार एडिशंस में पढ़ता आया हूँ। अभी इसका 13वीं एडिशन आया है। तो हालांकि पहले तो जब स्टूडेंट लाइफ होती थी तो ऐसा ही स्ट्रक्चर होता था, कलर्ड बुक नहीं होती थी। लेकिन अब ये टोटली कलर्ड बुक है, लगभग लगभग 5500 6000 की आई होगी, ठीक है। तो ये बुक जब मैंने 6000 की 500 रुपये आई थिंक परचेज कर ली। परचेज एक्चुअल में इसलिए किया कि इंडिया में ये कॉस्टली मिल रही थी, और बाहर से मेरा कोई स्टूडेंट आ रहा था तो मैंने उनको कहा कि वो फिशर का बुक ले करके आना, नया एडिशन उसका लॉन्च हो गया है। तो वो नया एडिशन वहाँ से, ये यूएस एडिशन है तो वहाँ से ये ले आया। जब वो लेके आया तो 10 दिन बाद मैंने जेड लाइब्रेरी पे सर्च किया तो सेम बुक, सेम अपडेटेड डेटा, एवरी स्टोरी अपडेटेड, केस स्टडी अपडेटेड, सब मिल गई। तो मेरे को लगा कमाल ही हो गई, उसने तो ये तो फ्री अवेलेबल हो गई, ये तो बहुत नुकसानदायक बात है कि मेरे को फ्री मिल रही है। अब कोई इकोनॉमिक्स का बच्चा नहीं होगा, वो तो ये सोचेगा इससे तो वेलफेयर हो जाएगा। अब वेलफेयर क्या होता है इस पे भी मैं बात करूंगा कि फ्री में मिल जाए। तो एक बात सुनो, किताब अगर फ्री में मिल जाए तो इससे बड़ा घाटा समाज को कुछ नहीं हो सकता।
क्यों? जिसने किताब लिखी है, मेहनत की है, किताब लिखने का मीनिंग समझते हैं क्या होता है? ऐसा नहीं होता कि रात को 30 पेज की होती है और सुबह वो 330 पेज की हो जाती है। छापना किताब और लिखने में डिफरेंस है। कैसे? उसने स्टोरी बनाई, डेटा से सपोर्ट करवाया, फ़ोटो खींचे, समाज को दिखाने की कोशिश की कि देखो इन्फिनिटी में पैटर्न ये है। तो क्योंकि साइंस तो पैटर्न के हिसाब से चलती है ना, इन्फिनिटी के अंदर पैटर्न ढूँढती है वो तो। तो उसने पैटर्न को समझाया, तो उसने मेहनत की और फिर ये हर मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं इसका लगभग 3 साल में इसमें एडिशन्स आता है, तो मैं इसका 7th 8th एडिशन मैंने पढ़ा, उसके बाद लगातार मैं पढ़ता जा रहा हूँ, राइट? तो ये 3 साल में अपडेट करते हैं और बहुत स्टोरी, डेटा का ट्रेंड, सब कुछ एक्सप्लेनेशंस सब चेंज होती है, राइट? तो उसको अगर अपडेट रहना है आपको कि दुनिया में क्या हैपेंड हो रहा है, देखो प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो टेक्स्ट बुक है आप ज़्यादातर पढ़ते हैं, उसमें आप डेटा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई थ्योरी पढ़ लेते हो, उसको आप देखते नहीं हो कि रियल लाइफ़ में वो हैपेंड हो रही है कि नहीं, आपको कोई नहीं, तभी तो याद नहीं रहती है। अगर आप एक बार जीवन से जोड़ करके देख लो तो ज़िंदगी में दोबारा नहीं भूलोगे, राइट? तो ये जीवन से जोड़-जोड़ के किताबें जो होती है ये एक्सप्लेन करती है, तो मेहनत की। अगर उसने मेहनत की और उसने किस में मेहनत की, अपने लालच में कि भाई अगर 3 साल बाद इसको अपडेट करेगा, तो तेरे को रेवेन्यू आएगा। लोग नए खरीदेंगे। इसलिए नहीं खरीदते कि ये लो 20 साल पुरानी किताब है, ये चल रही है, यही पढ़ लो। नहीं, नहीं। जैसे कोटसेनिक्स का बुक कितना वो चला आ रहा है, लोग वही पढ़ते जा रहे हैं। वो ऐसा कुछ नहीं है। अपडेटेड होती है चीज़ें, उसमें बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, ट्रेंड बदल जाते हैं। सो उसने अपडेट किया, अपना एडिशन निकाला। अब हुआ क्या कि वो किताबें पहले ही लोगों के पास पहुँच गई फ्री में, उसने अवेलेबल करवा दी किसी ने हैक करके कुछ स्ट्रक्चर को। अब अगली बार उसको लालच नहीं होगा क्योंकि इतनी बार उसने मेहनत की 3 साल की तक, लेकिन उसको कोई रिवार्ड नहीं मिला, अगली बार वो मेहनत नहीं करेगा। बस वही किताब रुक जाएगी, समाज के बच्चों को पता ही नहीं लगेगा कि समाज किस ट्रेंड में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, किधर ध्यान करने की ज़रूरत है, कोई पता नहीं लगेगा। आगे जब पता नहीं लगेगा तो अंधकार हो जाएगा, सोसाइटी पीछे चली जाएगी अगर सोसाइटी की मॉनिटरिंग नहीं होगी तो। तो मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि गुड इमोशन इज़ मोस्ट हार्मफुल थिंग्स, कि किताबें फ्री देना अच्छी बात है, लेकिन वो सबको नुकसान कर देगी। तो यूएस के कोर्ट में ये केस गया और यूएस ने स्ट्रिक्टली उसी टाइम उसको बैन कर दिया। अगर इंडिया में होता तो हम ये कहते देखो बिजनेसमैन को, किताबें लिखने वालों को पैसा कमाने के लिए गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया। नहीं, बच्चे इस माइंडसेट को बदलें। काम करने वाला आपको जब कितने की 5,000 की किताब है, मैंने इसको परचेज किया, मेरे को ये कितना इनकम देगा आपको मालूम है, राइट? ये फ़ोन आपने खरीदा, आपको ये कितनी, क्योंकि ये इंटरमीडिएट है मेरे लिए ना, अगर मैं तो यूज़ इसका इंटरमीडिएट कर रहा हूँ, मेरे को कितनी प्रॉस्पेरिटी दे रहा है आपको मालूम है? वो 70,000 तो कब के पूरे हो गए। ये चीज़ कब की पूरी हो गई? ये चीज़ कब का पूरा हो गया? इसने जो 6,000 रुपए लिए वो कब के पूरे हो गए? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको? इंटरमीडिएट यूज़ बनाने वाले जो लोगों की बड़ी केयर करनी चाहिए, क्योंकि वो जो हमसे चार्ज करते हैं वो एवरेज कॉस्ट चार्ज करते हैं और उसका यूज़ करके हम और बहुत सारे पैसे बनाते हैं। कंप्यूटर के लिए 1,25,00,000 दिए, उससे कितने पैसे मैंने बना लिए, राइट? तो हमें उसको तो सँभालना पड़ेगा। तो समाज में अगर लालच यानी प्रॉपर्टी राइट नहीं सँभलेगा तो समाज कोलैप्स कर जाएगा। अब आपको क्लियर हो गई कि गुड इमोशन इज़ मोस्ट हार्मफुल थिंग्स। हम तो सिंपल सोचते हैं ना कि फ्री तो मिल ही जाना चाहिए। बच्चे मेरे को यूट्यूब पे मैसेज भेजते हैं कि सर फ्री पढ़ा दो ना, वेलफेयर हो जाएगा। वेलफेयर ये नहीं होता है, वो सारा समाज कोलैप्स कर जाएगा। वेलफेयर का मीनिंग है आपने जितना दिया है वो आपको मिल गया उतने का, राइट? दैट इज़ द वेलफेयर, इससे ऊपर कोई वेलफेयर नहीं। आपके घर में दूध देने आते हैं, आप 70 रुपए देते हो, 100 रुपए देते हो, 100 रुपए का दूध मिल जाए, वेलफेयर हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फ्री तो छोड़ो, 100 का देते हो तो 100 का भी दूध मिलता नहीं है, उसमें पानी मिलाते हैं। लेकिन क्यों नहीं मिलता? क्योंकि लालच लार्ज एंगल पे नहीं फैला। दूध ये से लेते हो, मजबूरी है उसी से लेना, और दूध ये है नहीं। अगर दूध देने वाले, डिलीवरी करने वाले बहुत सारे हो जाएँगे, तो उनकी मजबूरी हो जाएगी कि अगर तुमने पानी मिलाया, कुछ घटिया हरकत की तो लोग लेना छोड़ जाएँगे, राइट? तो लेंगे नहीं लोग। समझ रहे हैं ना? अब आप दूध होता है फॉर्मल तरीके से दूध देने वाला दूध नहीं देता है, तो अगर उसने घटिया भी दे दिया तो आप उसको कहाँ बताओगे? किसको पता लगेगा? 10-12 पड़ोसी को, बस। वो और कहीं जाके बेचने लग जाएगा। तो ऐसी चीज़ें नहीं होगी। मार्केट जब बनती है तो पूरा इन्फॉर्मेशंस फैल जाता है एकदम, राइट? वो कैसे फैलता है उसका भी मैकेनिज़्म हम डिस्कस करेंगे। तो मैं तुम्हें ये कहता हूँ, जैसे कोई कंपनी है, राइट? जस्ट एक मिनट। सपोज़ करें कि जस्ट एक मिनट, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ।
यस, एक कोई कंपनी है उसने दूध घटिया दे दिया तो सब न्यूज़पेपर में छप छप जाएगी, तो वो एकदम बर्बाद हो जाएगी, राइट? तो इसका मीनिंग मैं ये कहना चाह रहा हूँ बच्चे आपको कि जब लालच में हर कोई दूसरे को अच्छा करने की कोशिश करता है कि भाई कुछ न कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि अदरवाइज़ तो वो गिर जाएगा सब कुछ, राइट? उसका जो प्रॉस्पेरिटी उसकी मार्केट वैल्यू होती है, मार्केट वैल्यू नहीं लालच की जो वैल्यू होती है वो गिर जाएगी। तो आप समझ रहे हो? तो आई थिंक आपने इस बात को समझा है कि समाज में लालच को बना करके मेंटेन करके रखना कितना इम्पोर्टेंट है। अगर लालच आपका नहीं बन के रहा, जो जिसने जो मेहनत किया, जिसने जो किताब लिखी, अगर उसका वो प्रोटेक्ट नहीं हुआ, तो समाज डाउन चला जाएगा, राइट? हाँ, अगर आप हाई एथिकल स्टैंडर्ड पे चले गए हो, देन इट्स गुड। तो अक्सर मैं बताता हूँ कि भाई ये जो सोशलिज्म है ये रिच लोगों के लिए बना हुई चीज़ें हैं। अगर तुम गरीबी में सोशलिज्म को अडॉप्ट कर लोगे तो कोलैप्स कर जाएगा सारा का सारा स्ट्रक्चर। व्हेन यू बिकम रिच यू बिकम सोशलिस्ट, दैट्स अ गुड आइडिया। सोसाइटी टेक केयर करती है, मैनेज करती है, लेकिन गरीबी के अंदर नहीं। इसलिए पहले हम समझेंगे कि कैसे मार्केट मैकेनिज्म प्रॉस्पेरिटी देगा, कैसे वाले होते जाएंगे, देन आप कैसे कैसे कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट यानी सोशलिज्म अडॉप्ट कर लेंगे। आई थिंक यू गॉट इट। तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपसे ये बहुत सारी कुछ-कुछ अब तक काफ़ी बातें करनी और भी मैं आपसे बात करता हूँ कि देखिएगा कि बेरोज़गारी पर बात कर लेता हूँ कि बेरोज़गारी क्यों दिखाई देती है कि आपको बेरोज़गार आप कहते हो जी गवर्नमेंट इंडस्ट्री नहीं लगाती। ओह माय गॉड! गवर्नमेंट इंडस्ट्री लगाएगी ना आप उसमें काम करोगे क्या? कर दोगे काम? गवर्नमेंट का सेक्टर में आप काम कर भी आपको लालच ही नहीं है, क्या काम करोगे आप? रोज़गार पैदा करना होता है, राइट? मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जो एप्पल वॉच बनाई, ये किसी ने आपने पहले डिमांड की क्या कि मेरे को वॉच चाहिए? नहीं। सामने वाले ने ये देखा कि अगर मैं ऐसी वॉच बना दूँ तो उसको प्रॉस्पेरिटी देगा कि वॉच इंटरमीडिएट यूज़ हो जाएगी कि ड्राइव कर रहा है, फ़ोन आ गया अटेंड कर लेगा, राइट? उसको पता लग गया कितना पानी की ज़रूरत है, सारे दिन काम कर रहा है, बीपी क्या है, स्ट्रेस लेवल बढ़ा है कि नहीं, तो वो करके आने की ज़रूरत है, सब उसको मेंटेन हो जाएगा बॉडी, तो उसको अच्छा बनाएगी। तो मैं ऐसी चीज़ बनाऊँ जो उसको बेटर करेगी तो अपने आप खरीदेगा यानी इंटरमीडिएट, तो एम्प्लॉयमेंट हो गया। इतनी सारी चीज़ें हैं यू कैन थिंक, राइट? बस देखो कि सामने वाले को मैं कैसे अच्छा बना सकता हूँ और जो भी चीज़ आप बनाओगे उसकी कॉस्ट कम से कम प्रोडक्टिविटी बढ़ा करके कॉस्ट कम से कम कॉस्ट करने की ज़्यादा करो, ज़्यादा चीज़ें आएगी तो रेट कंपटीशन में कम होगा, ज़्यादा लोग खरीदेंगे, आपकी नॉर्मल प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, बिज़नेसमैन कभी प्राइस को बढ़ाता नहीं है। क्यों नहीं बढ़ाता? आप समझिएगा। अगर मैं थोड़ा टेक्निकल बात कर लेता हूँ एक बार आपके लिए क्योंकि आप नेट क्वालिफाई हैं, राइट? देखो, प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ वहाँ होता है जहाँ इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। कैसे? फॉर्मूला बताता हूँ। E इज़ इक्वल टू AR डिवाइड बाय AR माइनस MR। MR अगर पॉजिटिव होगा तो AR यानी 5 समझ लो सपोज़ 5 डिवाइड बाय 5 माइनस में 2, राइट? तो ग्रेटर देन 1 हुआ। और एमआर पॉजिटिव होगा तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन होना होगा। इलास्टिसिटी ग्रेटर देन का मीनिंग अगर प्राइस थोड़ा ही डाउन जाता है तो क्वांटिटी बहुत बढ़ती है, यानी रेवेन्यू मेथड से इलास्टिसिटी को समझो आप। प्राइस अगर डाउन गया तो अगर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगा। टोटल रेवेन्यू बढ़ने का मीनिंग है नॉर्मल प्रॉफिट ज़्यादा हो गया। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है वो आगे वाले जब मैं लेक्चर्स लूँगा, क्वेश्चंस आएँगे तो वहाँ डिस्कस करूँगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट ज़्यादा हो गया यानी एक सिंपल सी बात बताऊँ कि ये पेन है। एक कंपनी वाला इसको कहता है ये 100 रुपए का बना मैं 500 का बेचूँगा, 400 रुपए आ गए। हालाँकि 100 रुपए का बना तो वो 100 अगर 110 का बेच रहा है और उसके अगर 5000 पेन बिक गए तो इसका मीनिंग तो उसने 50,000 रुपए कमा लिए। एक पेन बेच के तो वो कितना कमा रहा था? 400 रुपए। यानी नॉर्मल प्रॉफिट जब क्वांटिटी ज़्यादा बिकती है तो नॉर्मल प्रॉफिट नेचुरली बढ़ जाता है और प्राइस डाउन कर लेता है, राइट? तो अब मैं क्वेश्चन ये कहता हूँ कि बिज़नेसमैन कभी प्राइस इंक्रीज़ नहीं करना चाहता। बिलीव मी, मेरे को बिलीव करने की ज़रूरत नहीं, ये फिलॉसफी जब समझोगे तो क्यों क्यों प्राइस कम नहीं प्राइस ज़्यादा नहीं करना चाहता बिज़नेसमैन? प्राइस हमेशा कम करता है, समझे? प्राइस ज़्यादा जो है उसको कंपटीशन की वजह से वो ज़्यादा कर नहीं सकता क्योंकि प्रेशर है ऊपर, राइट? कि अगर तू ज़्यादा करेगा तो और भी दे देगा कोई, तो इसलिए प्राइस तो डाउन रखे, प्राइस वो ज़्यादा नहीं कर पाएगा। तो वो क्या कोशिश करेगा कि यार मैं ज़्यादा लोगों को कैप्चर कर लूँ, कैसे? कॉस्ट कम करके। कॉस्ट कम कैसे करेगा? प्रोडक्टिविटी बढ़ा करके। बिजनेसमैन कभी भी बिजनेसमैन प्राइस इंक्रीज नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? मैंने आपको बता दिया कि अब जब लालच सब लोगों के अंदर से फैला हुआ, यस, अगर बिजनेसमैन सिंगल है
तो वो प्राइस बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। लेकिन वो बिजनेसमैन नहीं है जो सिंगल है, वो सोसाइटी ऐसी नहीं। अगर सोसाइटी में सेल्फ इंटरेस्ट लोगों के अंदर से फ्लो कर रहा है, देन हर किसी आदमी को आप बिजनेसमैन बोलेंगे, राइट। तो बिजनेस में जब फ्री मार्केट सोसाइटी होती है, गवर्नमेंट का रोल वहाँ बहुत कम होता है, जस्ट बहुत फैसिलिटेटर का रोल होता है। जब रोल बहुत गवर्नमेंट का कम हो जाता है, देन जो लालच लोगों के अंदर से फ्लो करने लगता है, तो एक आदमी कभी भी प्राइस को बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि औरों का प्रेशर उसके ऊपर होता है कि वो कैप्चर कर जाएगा। तेने प्राइस बढ़ा दिया तो उसके ले लेंगे लोग जा करके। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वो हमेशा प्राइस को रिड्यूस करके ज़्यादा लोगों को कैप्चर करना चाहता है। प्राइस को रिड्यूस कैसे करेगा? सीधा तो नहीं करेगा। कॉस्ट अगर 100 रुपये, प्राइस को कैसे रिड्यूस करेगा? वो इस पेन को बनाने की कोशिश करेगा 50 रुपये में, घटिया सामान लगा के नहीं, कहीं आप चाइनीज सामान लगा दो, नहीं। वो कैसे एफिशिएंसी लाई जाए, एफिशिएंसी के थ्रू, प्रोडक्टिविटी के थ्रू, वो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। देन वो इसको बेचेगा तो नंबर ऑफ गुड्स ज़्यादा बिकेगी, तो उसके नॉर्मल प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन फिर भी प्राइस बढ़ता है क्यों है? आपका प्राइस तो बढ़ता है। यस, समझिएगा, प्राइस बिजनेस में नहीं बढ़ाता, ये बड़ा ही फैलेसी है। प्राइस बढ़ाती है गवर्नमेंट की वजह से। कैसे? जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया को नहीं लूटा, गवर्नमेंट की वजह से, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कानून बनाया तब लूट मचाई उसने। तो वो वहाँ पर कंपनी की प्रॉब्लम नहीं थी, गवर्नमेंट की प्रॉब्लम थी, गवर्नमेंट की वजह से। इसी तरह गवर्नमेंट कैसे प्राइस बढ़वाती है? गवर्नमेंट मनी प्रिंट कर लेगी, मनी प्रिंट करके लोगों को दे देगी। अब जो जितनी गुड्स पैदा हो रही है उसके कंपैरिजन में लोगों के पास पैसे पहुंचे, डिमांड ज़्यादा हो गई, प्राइस बढ़ गया। वो रिटेलर के पास जब गुड्स कम है और लेने वाले ज़्यादा दे रहे हैं तो महंगा बेच रहे हैं। बिजनेसमैन इसमें क्या करेगा? गवर्नमेंट ने प्रॉब्लम कर दी, या ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन हुई, या गवर्नमेंट किसी के साथ वार कर लेगी। वार करने से ऑयल महंगा हो गया, सप्लाई चेन टूट गई, तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। बिजनेसमैन को कॉस्ट बढ़ेगी तो प्राइस तो बढ़ेगा। बिजनेसमैन इसमें क्या करेगा? लेकिन हर बार लानत इस पे पड़ती है कि बिजनेसमैन ने प्राइस बढ़ा दिया। नेवर, नेवर, इट इज योर गवर्नमेंट, राइट, जो हर बार ऐसा कोशिश करती है। तो ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगी, राइट। तो एनीवे, मैं आपको अभी ऐसा मत समझिएगा, मैं जब गवर्नमेंट को टीच करूंगा तब मैं बताऊंगा कि यहाँ पर गवर्नमेंट की बहुत जरूरी है, राइट। अभी मैं आपके बेसिक फंडामेंटल सोचने को बता रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट का रोल तो इकोनॉमी के अंदर 10% है। जैसे एडी आप देखोगे, एग्रीगेट डिमांड, तो सी प्लस आई प्लस जी। सी लगभग दुनिया में एवरेजली 60% के आर बार होता है, और आई दुनिया में लगभग 30% के आर बार है। एक्सेप्शन है चाइना, दुनिया में बोल रहा हूँ ओवरऑल, क्योंकि इसके लिए वॉल स्ट्रीट जर्नल के में पेपर है, वो मैं आपको उसका मैं शो करवा दूंगा आपको। और जो जो जी है वो 10-12% के आर बार है। तो पहले तो आप सी और आई को पढ़ेंगे भाई, सारा का सारा ये जो मैनेजमेंट हो रहा है लालच से, उसको पढ़ेंगे। देन गवर्नमेंट एंड पब्लिक फाइनेंस वगैरह पढ़ेंगे, राइट। सारा कुछ गवर्नमेंट। तो मैं जॉब पे बात करता हूँ कि जॉब क्यों नहीं पैदा हो रही, कि गवर्नमेंट जॉब पैदा करे। बड़ा ये अपने आप में एक फैलेसी है कि गवर्नमेंट इंडस्ट्री लगाए, राइट, या गवर्नमेंट जॉब पैदा करे। नहीं, गवर्नमेंट जितनी कम होती जाएगी, काम बढ़ते जाएंगे, लोग अपने आप काम करेंगे, राइट। क्योंकि गवर्नमेंट सिस्टम में होती है तो काम होते नहीं है। कैसे नहीं होते? एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये गिलास है, ये गिलास अगर मैं पैदा करूँ तो ये गिलास पैदा होएगी सपोज करो 12 रुपए में। और अगर आपको पता ही है ना, अगर गवर्नमेंट इसको पैदा करे, क्योंकि गवर्नमेंट कौन है आपके काम, गवर्नमेंट के चैनल कौन है? आपके फादर जो सर्विस करते हैं, आपके भाई, मेरे भाई, अपने आर बार के लोग हैं। तो वो इतना एफिशिएंटली नहीं करेंगे, डेफिनेटली उनको लालच नहीं है, तो वो ये करेगी अब 15 रुपए में। अब गवर्नमेंट करेगी क्या कि उसको सब्सिडी दे करके 10 रुपए का बेचेगी। तो उससे नुकसान क्या हुआ? मैं बाहर हो गया और 15 वाला प्रोडक्ट आपको मिला, आपको 10 में मिला है, लेकिन वो गवर्नमेंट पैसे कहाँ से लाई है? तो सोसाइटी में ना। तो सोसाइटी में जो गिलास पैदा हुई वो कॉस्टली पैदा हुई, इनएफिशिएंट पैदा हुई। तो आपको वही मिलना है जो सोसाइटी में पैदा हुआ। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, प्रॉस्पेरिटी कभी भी इंडिविजुअल नहीं होती है, आपको वापस घूम के आएगा आपके पास गरीबी। होना क्या चाहिए? ये गिलास मेरे को बनाने दें, गवर्नमेंट अगर कोई गरीब तबका है उसको 2 रुपए डायरेक्ट ट्रांसफर कर दे, और 10 रुपए वो पहले भी गवर्नमेंट से भी खरीद रहा था, 10 रुपए दे करके, और 10 रुपए अब लगाए, 12 से मेरे से ले ले। इससे होगा क्या? एक तो गिलास एफिशिएंट है, मेरा रोजगार हो गया। लेकिन गवर्नमेंट जब दे रही थी तो मैं बाहर हो गया, यानी प्राइवेट की जॉब खत्म हो गई। अब मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से समझिए। आपकी क्लास में 95 लोगों की जॉब इसलिए नहीं लग रही कि 5 लोगों की जॉब गवर्नमेंट लग रही है। 5 लोगों की गवर्नमेंट जॉब लग रही है, इसलिए 95 की नहीं लग रही है, राइट।
यू आर गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि गवर्नमेंट काम करेगी तो वो प्राइवेट के लिए रास्ते बंद हो गए, गवर्नमेंट इनएफिशिएंट होगी फिर सब्सिडी दे करके सस्ता बेचेगी क्योंकि उनको तो वोट लेना है। इसलिए अब आप मेरे को बोल सकते हो कि सर फिर आप गवर्नमेंट में क्यों लगे? मैंने तो गलती कर दी, क्योंकि आज मैं लगा हूँ वो आपके सामने दिखाई देता है, लेकिन जिस चीज़ के लिए मैं जिस तरह से ट्रेंड होके आया, मेरे पास गवर्नमेंट के सिवा कुछ स्ट्रक्चर नहीं था। यानी अब मैंने 25 साल खराब कर दिए एक एंगल से, तब वो स्ट्रक्चर इसी में बन गया। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ, आप मेरे से जब ये आर्ग्यूमेंट करोगे कि आप गवर्नमेंट जॉब में क्यों लगे, पर्सनल मत होइएगा, क्योंकि आपका कहना तो ठीक है, क्योंकि आप जैसे समाज में, जैसे सोसाइटी में, जैसे लोगों के आर पार रहते हो, आप वैसे ही सोच बनेगी। मेरा और अकेले का इश्यू नहीं है, ये पूरे मैंने आपको पहले ही बोल चुका, पूरे समाज का इश्यू है, तब मैं ऐसा बना, गवर्नमेंट जॉब में लगा। लेकिन ये स्थिति अच्छी नहीं है हमारी, ये तरीका अच्छा नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। यानी ऐसे समझे कि हम एक हवाई जहाज में जा रहे हैं, वो हवाई जहाज अफगानिस्तान की तरफ जा रही है और मैं भी उस हवाई जहाज में बैठा हूँ, डेफिनेटली अफगानिस्तान की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि भाई अगर मैं उस हवाई जहाज में मुंह अमेरिका की तरह कर लूँ ना मेरा फेस, तो मैं अमेरिका जाऊंगा नहीं, जाऊंगा मैं फिर भी अफगानिस्तान में, राइट? यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं भी उसी हवाई जहाज में हूँ, तुम हो, तो मैं तो कहाँ जाऊंगा, गवर्नमेंट जॉब में जाना ही पड़ेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, ये स्थिति अच्छी नहीं है, अफगानिस्तान जा रहे हो, राइट? इसलिए आप ये मत सोचें कि मैं आपको गलत बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि ये तो खुद लग गया, देखो मैं क्या करना चाहते हैं, इतनी छोटी सोच नहीं रखते। बाहर निकलिएगा इंडिविजुअल चीज़ों से, थिंक अबाउट वाइड, थिंक अबाउट सोसाइटी, कि आपको वही मिलेगा। मैंने आपको स्टार्ट में कह दिया जो सोसाइटी की होगी, राइट? लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ये स्थिति अच्छी नहीं है। ये यंग लोग अपनी जीवन खपा खपा के जा रहे हैं यार सर्विस के चक्कर में। इट्स ओके, आप प्रिपेयर कर रहे हो, करिएगा, मैं सब्जेक्ट समझा रहा हूँ आपको, राइट? आप चाहिए किसी जॉब में लगना है, मेरे सब्जेक्ट की बात है, ये आपको सब्जेक्ट क्या टीच करता है। जैसे घड़ी बनाने वाले ने घड़ी बना करके आपको अच्छा कर दिया, लालच में किया, और इसलिए किया कि वो उसकी जो घड़ी खरीदेगा उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो सप्लाई क्रिएट्स इज ऑन डिमांड, सेज ला आप पढ़ते हो कि अपने आप सप्लाई के थ्रू डिमांड आ जाती है। यस, इकोनॉमी जब फंस जाती है तो डिमांड के थ्रू भी कभी कभी हम सप्लाई करवाते हैं। कोरोना के अंदर भी हमने ये किया, और ये कहाँ से सीख के आए, ये 29 के क्राइसिस से सीख के आए। उसको मैं डिटेल में केस स्टडी करवाता हूँ बच्चों को। ये जो कोर्स लॉन्च होंगे जून में, उसकी पम्पलेट बुकलेट वगैरह सब उसमें ये मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो मैं सभी बच्चों को, इवन जो टीचर लग जाएंगे उनको भी कह रहा हूँ, पढ़िएगा, राइट? ये 15 साल की तपस्या मैं उसके अंदर डालने वाला हूँ, राइट? इज़ नॉट ए इश्यू ऑफ सम मनी। मैंने आपको बोला कि वो मनी तो, ये जैसे आपने फ़ोन खरीदा 70,000 का, ये तो कॉस्ट कुछ नहीं है, उससे आपका यूज़ कितना हुआ, आप कितने प्रॉस्पेरिटी आई। सो एनीवे, तो अ, ये जो कंसेप्ट मैंने आपसे डिस्कस किया कि एम्प्लॉयमेंट कैसे पैदा होगा, जैसे जैसे लालच लोगों के अंदर से जाएगा, वाइड लालच, हर कोई अपने आप को अच्छी चीज़ें बनाएगा क्योंकि उसको पता। अच्छा, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अब एक बात बताओ कि आप डेवलप कंट्री में जाके देखते हो, वहाँ तो जूते लोगों के अच्छे होते हैं, चश्मा भी अच्छी क्वालिटी का है, वॉच भी अच्छी क्वालिटी का है, कपड़े की क्वालिटी बहुत रिच होती है, आप देखते हो आपको उनके पहने हुए आपको बड़े लगते हैं, किताबों की क्वालिटी कलर्ड होती है, अपने तो ब्लैक एंड वाइट होती है ना? क्यों? क्या वो ज़्यादा इनकम है इसलिए? नहीं, इनकम ज़्यादा इसलिए कलर नहीं है, लालच ज़्यादा है, इसलिए हर कोई कोशिश कर रहा है कि तू अच्छी बना तो ही बिकेगी। और ले क्यों रहा है? लेने वाला भी इसलिए ले रहा है कि तू लेगा तो और अच्छा हो जाएगा, यानी लालच है सारी जगह। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको एसी ले करके और सोना ही है, या दूध पी करके सोना ही है, तो आप दूध कैसा ही हो, आपको क्या टेंशन है? समझ रहे हो? अच्छा हो बुरा हो, फैट बढ़े कम फैट का हो, यानी अच्छा बुरा, मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि घटिया ही केमिकल मिला है। अच्छा बुरा वो होता है कि फैट ज़्यादा या कम है, उस एंगल से कह रहा हूँ। ज़्यादा फैट वाला दूध पी रहे हो तो आपको क्या टेंशन है, सोए रहना है, तो आपको दूध भी वैसा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप कहोगे नहीं भाई मेरे को काम करना है और प्रोडक्टिव रहना है, तो ऐसी चीज़ें खानी है जो मेरी प्रोडक्टिविटी मेंटेन रखे, तो दुकान वाले सारे वो वही रखेंगे जो आपकी प्रोडक्टिविटी मेंटेन रखेंगे। जो अब आप कहोगे नहीं भाई मेरे को घटिया फ़ोन नहीं चाहिए, मेरे को प्रोडक्टिव वाला चाहिए, तो प्रोडक्टिव क्योंकि मेरे को काम करना है, तो सारे शॉप वाले क्या रखेंगे, प्रोडक्टिव। जैकेट आपको ऐसी चाहिए जो काम करने के लिए भी आप ईज़ी रह सकें, तो जैकेट अब आप चाहिए, आप ऐसे स्ट्रक्चर रख रहे हैं, तो वैसी जैकेटें आएगी। यानी यहाँ पर मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको, कि समाज के अंदर जो आपको मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है कि सारे लोग वो चाह रहे हैं। तो इसको दोबारा समझते हैं, एक बार भी क्लियरिटी नहीं हुई।
अमेरिका में घटिया जूते लोग लेंगे नहीं, क्योंकि उसको जूते अच्छे पहन के काम करने जाना है। तो उसको 1 घंटे के अगर 20, 25, $40 मिलते हैं तो वो सोचेगा यार घटिया चीज़ होगी तो मेरे काम एफिशिएंट नहीं होगा, डॉलर चले जाएँगे। इसलिए वो चीज़ें अच्छी लेगा ताकि उसकी काम ज़्यादा हो सके। अच्छी वही होती है जो प्रोडक्टिव होती है, राइट? तो आपको जो सुंदर दिखाई देती है वो सुंदर आँखों से नहीं है, वो टेक्निकल एंगल से बनी हुई है, इसलिए वो सुंदर दिखाई देती है, यानी एफिशिएंट है। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ, आप एक बैग ले लो, अपने बना हुआ कि दुकानों पे बनता है इतना पीछे से लंबा, और उसमें बच्चे लेसेस भी उसकी निकाल लेते हैं, वो नीचे पाँव पे जाके लगता है और ऐसे बच्चे चलते हैं, और बस पकड़नी हो तो चला भी नहीं जाता, भाग करके वो पीछे ही रह जाता है, बस इनएफिशिएंट है। लेकिन आप ब्रिटिश या अमेरिकन या वेस्टर्न लोगों के पास बैग देखो, वो आपको बड़ा सुंदर दिखाई देगा। उसमें अगर आप 20 किलो 21 किलो वजन डाल रहे हो तो कमर पे वजन नहीं आता है, आपको ये लगेगा इसका नहीं, उसमें पूरा फिजिक्स यूज हुआ है, साइंस यूज हुई है। तो एक बैग बनाने वाले ने सीधा बनाया, तो उसने साइंस यूज किया, ताकि उस साइंस क्यों यूज किया, अपने लालच में, कि काम करने वाला आदमी इसको यूज करके जाएगा तो उसका काम और अच्छा होगा। यानी मैं क्या कहना चाहता हूँ, अमेरिका में जब लालच है, या डेवलप्ड कंट्री में या वेस्ट में जब लालच है, हालांकि अभी बहुत डाइल्यूट हो गया है वहाँ का लालच, राइट? जब लालच है तो आप कौन सी चीज़ लोगे जो आपको अच्छा बनाएगी। अब आप मांगोगे ही ऐसे, तो दुकानों में अगर आप कोई घटिया रख रहा है जो आपको प्रोडक्टिव नहीं बना रहा, वो लोगे ही नहीं। लोगे नहीं तो दुकान वाला लाएगा ही नहीं, इसलिए दुकान वाले क्या क्या सामान लाएंगे जो आपको प्रोडक्टिव बनाती है। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ चीज़ें इसलिए अच्छी है कि सारे लोग काम करते हैं, इसलिए उनको प्रोडक्टिव चाहिए। हमारी इसलिए अच्छी नहीं है, या जो अंडर डेवलप्ड कंट्री उनकी इसलिए इसलिए अच्छी नहीं है कि उनको फाइनल कंजप्शन के लिए चाहिए, तो वो कैसी हो जाए कोई परवाह नहीं करती। अरे भाई मैं 5 बजे उठता हूँ, 1.5 घंटा योगा क्लास करता हूँ, शाम को 1 घंटे वॉक करता हूँ, राइट? अलग अलग खाना खाना पड़ता है, टाइम टेबल पे रहना पड़ता है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेनी पड़ती, और चीज़ लेनी पड़ती है, क्योंकि रात रात तक जग के काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मेरे को लगता है एक दिन मिस हुआ तो 5,000 रुपये चले गए, 10,000 रुपये प्रोडक्टिविटी चली गई। एक दिन बीमार हुआ तो सरकारी आदमी बीमार हो जाता है, आपको पता है, क्योंकि कोई टेंशन नहीं है ज़्यादा। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्यों चीज़ें अच्छी रखनी पड़ती है, क्योंकि वो गुड्स इंटरमीडिएट है, लालच है। इसलिए पूरी दुनिया में, इसलिए जो जो अच्छी प्रोडक्ट आपको दिखाई देता है वो प्रोडक्टिव प्रोडक्ट है, राइट? यू गॉट इट, यू गॉट इट, राइट? दैट इज द पॉइंट। इसलिए चीज़ें अच्छी होती है और उनके लिए वो सारे गुड्स इंटरमीडिएट है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट, जैसे गवर्नमेंट कम होएगी, तो मैंने मेरा जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी डाला हुआ है व्हाट्सएप में, कि गवर्नमेंट जितनी कम होती जाती है, गवर्नमेंट कभी एफिशिएंट नहीं होती है, गवर्नमेंट कम और ज़्यादा हो सकती है, जितनी गवर्नमेंट कम होएगी उतनी ज़्यादा एफिशिएंट होएगी, राइट? सो हम आगे आने वाले टाइम में बिल्कुल मैं आपको कभी कभी लाइव क्लास लेकर के डिस्कस करूँगा, लेकिन अब उसके बाद में हम थ्योरेटिकल चलेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि 3 तरीके हैं समाज को चलाने का, बेसिकली फंडामेंटली सोशलिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, एक मिक्स्ड इकोनॉमी का इंपॉर्टेंस है, वो भी इंपॉर्टेंस है, राइट? तो उसको मैं अब नाम देता हूँ फ्री मार्केट को, या सेल्फ इंटरेस्ट को, या कैपिटलिज्म को, वो एक ही नाम है ना, तीसरा जो पार्ट है। तो मैं बच्चों को स्क्रीन पे लिख देता हूँ पहले दिन कि मार्केट मैकेनिज्म इज द बेस्ट वे टू जनरेट द एफिशिएंसी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मार्केट मैकेनिज्म क्या होता है। मार्केट मैकेनिज्म, मैंने कहा, जब लार्ज लोगों के अंदर से लालच फ्लो करे, पैदा करने वाले, खरीदने वालों के अंदर, तो वो डिमांड और सप्लाई हो गई। तो डिमांड और सप्लाई कनेक्ट हो गई, इसलिए यहाँ पे एक डिमांड बनाएंगे, एक सप्लाई बनाएंगे। अब क्वेश्चन उठता है डिमांड किससे बन के आता है, सप्लाई किससे बन के आता है, राइट? डिमांड और सप्लाई के करव को समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि करव बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। उसके बाद में आप कराव बनाएंगे, और देन डिमांड सप्लाई कराव निकल के आएगा, और देन आपकी आगे समझ आएगी मॉडल। तो ये तो मैं अभी इस सेशन को यहीं रोक रहा हूँ, और इसके बाद मैं टेक्निकल सेशन ले रहा हूँ कि हमें कराव कैसे बनाएं, ग्राफ कैसे बनाएं। ग्राफ बिल्कुल बेसिक सा होगा, बिल्कुल बेसिक, और आप इंजॉय करेंगे, बिलीव मी, कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है। ग्राफ में क्या होगा, बिल्कुल एलिमेंट्री, जिसको मैथमेटिक्स नहीं आता, बिलीव मी, आप भी इंजॉय करोगे। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, वो लेक्चर सुनिएगा। उसके बाद में मैं नेक्स्ट जो लेक्चर होगा डे 2 का, उसके अंदर में जो आपका पहला क्वेश्चन होगा वो समझाता चलूँगा। लेकिन वो जो क्वेश्चन करवाने लगूंगा, वो मैं आपको बता दूंगा कि ये जो स्टोरी है डिमांड और सप्लाई की, ये के अंदर वो लेक्चर कहाँ फिट हो रहा है। ये सारी जितने भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, ये पूरे एक स्टोरी का पार्ट है। तो अब आपको पूरी स्टोरी एक बाहर से समझ आएगी, तो अंदर से पार्ट समझ आते चलेंगे, और ये उसी एंगल से मैं तैयारी करवाऊंगा आपकी, ठीक है? बहुत बहुत
शालीनता से, बहुत शिद्दत से मैं एक-एक चीज़ आपको करवाऊँगा और आपका स्कोर देखना पड़ेगा। तो आज के लेक्चर में आपने क्या सीखा, एक बार उसको कंक्लूड कर लेते हैं। आज के लेक्चर से हमने ये सीखा बेसिकली कि प्रॉस्पेरिटी इंडिविजुअल नहीं कलेक्टिव आती है। उस वो डिपेंड करती है सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा है। सोसाइटी का स्ट्रक्चर 3 तरह का है, राइट? 3 तरह के बेसिक मोटे तौर पे 3 मैकेनिज़्म जो सोसाइटी के अंदर है, उसके अंदर आपने आज की क्लास में फ़ोकस किए रखा कि जो लालच, और लालच क्या होता है वो इनविजिबल। तब मैंने आपके माइंड को ये क्लियर किया कि इकोनॉमिक्स का बच्चा कैसे इनविजिबिलिटी को देखता है, कौन से हैंड को देखता है, इनविजिबल हैंड, इकोनॉमिक, राइट? उसके लिए मैंने आपको 3-4 एग्ज़ाम्पल दे दे करके कोशिश किया, चाहे तो वो इंटरमीडिएट गुड्स का हो, चाहे वो फाइनल गुड्स का हो, चाहे नॉर्मल गुड्स का हो, चाहे इंफीरियर गुड्स का हो, क्योंकि इंफीरियर नॉर्मल दोनों के अंदर इनकम का लेवल दिखाई दिया। फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर सारा इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक दिखाई दिया, राइट? तो सारी चीज़ के अंदर इकोनॉमिक एंगल से आपको सोचना होता है। तो इनविजिबल हैंड तो आपके क्लियर हुआ, सेल्फ इंटरेस्ट, मार्केट की डेफिनेशन ये सब क्लियर हुई। देन मैंने एम्प्लॉयमेंट में बात किया कि दूसरे को अच्छा बनाना, प्रॉस्पेर, फिर तो वही चीज़ें घूमती रही मेनली। अल्टीमेटली हम बस बात पे आए कि मार्केट मैकेनिज्म इज द बेस्ट वे टू जनरेट द इकोनॉमिक एफिशिएंसी। अब मार्केट मैकेनिज्म क्या होता है, फिर ये इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्या होती है और बेस्ट क्यों है तीनों के अंदर से, कम्युनिज्म, सोशलिज्म और फ्री मार्केट में, फ्री मार्केट बेस्ट क्यों है। तो पहले मैं करवाता हूँ क्लास के अंदर मार्केट मैकेनिज्म, फिर मैं समझाता हूँ इकोनॉमिक एफिशिएंसी को टेक्निकल टर्म में, आपको भी समझाऊंगा, टेंशन मत लो। फिर इसको बेस्ट समझा देंगे कि बेस्ट क्यों कहलाया, यानी कैसे टोटल सरप्लस मैक्सिमम हुआ। ये तीनों चीज़ें बनेंगी तो ये स्टेटमेंट प्रूव हो जाएगी। पहले यहाँ पर डिमांड करो निकालते हैं, फिर सप्लाई करो निकालते हैं, जब हम वो कोर्स करेंगे। यहाँ पर मैं डिमांड सप्लाई करो निकालने पे फोकस नहीं रखूंगा, लेकिन डेफिनेटली आपको वो इंसाइट दिला दूंगा, आप टेंशन मत लो। कल का जो लेक्चर होगा उसमें एक सीन क्रिएट हो गया है आज, डिमांड और सप्लाई का, और मार्केट मैकेनिज्म द बेस्ट वे टू जनरेट द इकोनॉमिक एफिशिएंसी। इसके अंदर पहले बनाएंगे मार्केट मैकेनिज्म। अब जो कल मैं क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा उसमें ये बता दूंगा कि मार्केट मैकेनिज्म जो करवाऊंगा उसका ये कौन सा स्टेप है। तो वो स्टेप आपको डायरेक्ट समझ आ जाएगा, क्योंकि बेसिक आपके कुछ कुछ क्लियर है, नहीं भी है मैं ले लूंगा, राइट? तो कल मैं सारी सीक्वेंस बना दूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8, और मैं कहूँगा ये 8 वाला पॉइंट आ जाइए, 6 वाला पॉइंट है, तो आप समझते रहेंगे। इस एंगल से मैं करवाऊंगा तो आपकी बहुत स्कोर बढ़ेगा। मैं एक एक चीज़ को तैयार करता हुआ ले जाऊंगा आपको, धैर्य बनाए रखें, राइट? अब जो लेक्चर होने जा रहा है वो टेक्निकल लेक्चर है। वो इस बात पे होगा कि ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। ओके, सो आपने इतनी शिद्दत से इसको सुना, थैंक यू सो मच।